चलिए, सो शैल वी स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, सभी पैनलिस्ट हमारे जितने भी हैं उनको गुड इवनिंग। सो यहाँ पे हम लोग जो है गाइडेंस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। जो मेनली हम लोग यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है, रिटर्न क्वालिफाई किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन कि रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि ये अभी काफी रिसेंट एग्जाम है, ठीक है ना। और पैनल को भी मैं बता दूं कि सर ये सभी स्टूडेंट्स वो हैं जो हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो दे ऑलरेडी मतलब वेल प्रिपेयर्ड थे पेपर के लिए। तो अच्छी बात है कि चलिए सबने यहाँ पे क्वालिफाई किया है। तो अब हमारा भी प्लान यही है कि इस मौके को इनसे जाने ना दिया जाए। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस लगता है मुझे सुनने में या देखने में, कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो है वो काफ़ी अच्छा एक करियर ऑप्शन है, मतलब एज कम्पेयर टू अगर हम कई ऑप्शंस के देखें जहाँ पे कहीं आउटसाइड बहुत दूर जाना पड़ता है, जैसे सेल वगैरह की जॉब है या इस तरह की। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों की अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, तो उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे दो पैटर्न प्लान कर रहे हैं। एक इनका मॉक इंटरव्यू, और दूसरा है मॉक इंटरव्यू से पहले जितनी गाइडेंस हम लोग इन लोगों को दे सकते हैं, ताकि ये हम लोगों के साथ जब मॉक इंटरव्यू भी करें तो एक रियल टाइम मॉक इंटरव्यू हो, और ये बिहेव भी उसी तरह करें जो ये एक्चुअल प्रिपेयर करके जा रहे हैं, ताकि जो मिस्टेक्स उसके बाद भी रह जाएंगी वो भी सॉर्टेड हो सके। ये हम लोग का सिंपल प्लान रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरे जो स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आप लोग अपने गैलरी व्यू में क्लिक करेंगे तो सब एक साथ आपको दिखाई देंगे। तो मेरे जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं कपिल त्यागी सर। सो ही इज इन यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर हैं इस टाइम उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और मेरे इधर राइट साइड में आपको विश्नोई सर, यू ऑल नो दैट, ठीक है, डॉक्टर विश्नोई, डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्नोई। और इधर मैम दिख रही हैं जो सुनीता नाम से, बट शी इज एक्चुअली में अनीमा पवार, ही शी इज उत्तराखंड लेक्चरर पॉलिटेक्निक, ठीक है ना। तो दो ये आपके लिए मतलब एक बहुत अच्छी गाइडेंस। और प्लीज फ्री फील करिएगा, अभी मतलब कॉन्शियस से मत रहिएगा, जैसे हम लोगों के साथ आप इजिली एक टॉक करते हैं उसी तरह से फ्री रहिएगा, तभी अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे आप सभी, ठीक है ना। ऐसे मत सोचिएगा कि अरे सर कौन आगे, मैं क्या बोलूं कैसे पूछूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले कपिल सर से जान लेते हैं कि यूपी का पैटर्न उन्होंने दिया है, प्रॉपर सब कुछ देखे हैं राउंड्स। तो पहले उनसे एक फर्स्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड क्या पैटर्न है वो समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों पैनल में जो हमारे सर हैं या मैम हैं वो अपने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बता देंगे। देन थर्ड आपकी क्वेरीज है फिर, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ओवर टू कपिल सर, प्लीज स्टार्ट विद द पैटर्न, और जो भी है आपका इस चीज से आप स्टार्ट करें। सर, और सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट आपके हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया रिटन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी भीड़ में या इतने कंपटीशन में एक रिटन क्वालिफाई करना आप लोग के लिए शुभकामनाएं कि आप भविष्य में इंटरव्यू भी इसी तरह से क्रैक करें जैसे आप लोगों ने अभी रिटन किया है। अभी आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा, जो लोग टीचिंग में हैं अभी करंट में, वो लोग एआईसीटी के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो पहले वाले इंटरव्यू में और अब वाले इंटरव्यू में क्या डिफरेंस क्या आया हमारे यहाँ पर यूपी के अंदर। पहले डायरेक्ट इंटरव्यू होते थे, डायरेक्ट आपकी परसेंटेज बेस पे शॉर्टलिस्टेड किया जाता था, देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, 100 मार्क्स का वो इंटरव्यू होता था। उसमें आप लोगों के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स होते थे, देन इंटरव्यू के मार्क्स होते थे, उसके आधार पर आप लोगों को सिलेक्ट किया जाता था। लेकिन अभी पिछले साल से आप लोगों को पता होगा, ये अब एआईसीटी क्या बोलती है, वो ये कहती है, उनकी नियमावली है, एआईसीटी नियमावली इसको बोलते हैं। वो ये बोलती है कि जो बच्चों का सिलेक्शन होगा उसमें आपको मेरिट के आधार पर नहीं करना है, उसमें आपको अपने रिटन एग्जाम लेना है, पेपर 1 पेपर 2 की फॉर्म में लेना है। उसका जो पैटर्न है वो हमारा जो बोर्ड है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उनके सचिव के द्वारा, यानी यूपी गवर्नमेंट के जो टेक्निकल एजुकेशन सचिव हैं उनके द्वारा डिसाइड किया गया। और जनरली उन लोगों ने वो पैटर्न वही रखा जो कि यूपी एई में यूज होता है, यानी उत्तर प्रदेश जो एई का एग्जाम होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, उसके आधार पर ही उन लोगों ने उस पैटर्न को बनाया। लगभग आपका सिलेबस वही है और वो उन्हीं चीजों को वो कवर करता है। तो उसके आधार पर 375 का पेपर 1 बना और 375 का पेपर 2 बना, जो आप लोग अभी तक देके आए होंगे और आप लोगों ने इसको क्वालिफाई भी किया है। अब जो आपके पास नेक्स्ट फेज बचता है वो आपका इंटरव्यू फेज है, जिसमें कि 100 मार्क्स का इंटरव्यू आप लोगों का होना है, जो आप अभी भविष्य में देने जाएंगे। तो ये पूरा था जिस वजह से चेंज हुआ प्रोसेस में। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि ये किस प्रकार यूपीपीएससी के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक यूपीपीएससी में टोटल 5 इंटरव्यू दिए हैं। 5 में से 2 यूपी ए के दिए हैं, उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। एक 2013 वाला एग्जाम, वो आपका एडवर्टीजमेंट था, जिसका कि इंटरव्यू 2019 में हुआ था, उसका 16 में रिटर्न हुआ था और 19 में उसका
इंटरव्यू हुआ था, और एक अभी आपको पता ही होगा लास्ट ईयर ही निकला था, 2020 के अंदर निकला था एक उसका इंटरव्यू। तो ये 2 मेरा ए का एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा 3 मैंने जो इंटरव्यू दिए हैं वो लेक्चरर के दिए हैं यूपी के अंदर ही, जो कि पहले परसेंटेज बेस पर शॉर्टलिस्टेड होते थे, उसके आधार पर मैंने उन इंटरव्यूज को दिया है। तो इन पांचों इंटरव्यू के में कुछ चीजें कॉमन है, जो चाहे वो ए का इंटरव्यू हुआ हो या फिर आपका इरिगेशन टेक्निकल एजुकेशन में लेक्चरर मैकेनिकल का इंटरव्यू हुआ है, इन सभी के अंदर कुछ चीजें कॉमन है। कॉमन क्या चीजें हैं कि पैनल किस तरह से फॉर्म होगा, पैनल किस तरह से बनाया जाएगा। तो पैनल के लिए आपके अलग अलग टाइप के पैनल होते हैं, जैसे उसमें आपके जनरली अभी तक वो लोग करते थे कि जनरल वालों के लिए एक पैनल बना होता था, ओबीसी वालों के लिए एक पैनल बना होता है, एससी एसटी के लिए एक पैनल बना होता है। तो सभी कैटेगरी वाइज का जो पैनल आपका डिस्ट्रीब्यूट है, तो आपका अगर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं या ओबीसी वाले हैं, वो अपने अपने पैनल के अंदर जाते हैं। उस पैनल के अंदर अकॉर्डिंग टू एआईसीटी मिनिमम 5 to 6 लोग जो पर्सन है जो पैनल के अंदर एक्सपर्ट होते हैं वो होते हैं। लेकिन जो आपकी पावर ऑफ अटर्नी है वो जनरली जो आपके हेड होते हैं, पैनल के हेड होते हैं, जो कि लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, उनको दे दी जाती है। तो उनके बिहाफ पर वो डिसीजन लेते हैं। तो पैनल के अंदर आपके 2 टेक्निकल एक्सपर्ट रहते हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर के एक्सपर्ट होंगे, और एक वो पैनल में जो हेड रहेंगे, जो बीच में बैठे रहेंगे जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों ने इससे पहले इंटरव्यू दिया भी हो, तो उन लोगों को आइडिया भी हो। बाकी जो लोग अब पहली बार इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ऐसा कुछ घबराना नहीं है कुछ भी। आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप टीचिंग कर रहे हैं, तो उसी तरह से वहां पर भी अंदर प्रोसेस होना है। टीचिंग का सिंपल एक नॉर्मल प्रोसेस होना है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो पहले अपने मन में डिसाइड करके चलिए कि कम से कम जैसे आप दरवाजा खोलेंगे 3 आदमी आपको वहां पर मिलेंगे। 3 में से एक सेंटर में बैठे होंगे, एक बड़ी सी टेबल होगी, 2 उनके दोनों कॉर्नर पे बैठे होंगे। वो जो दोनों कॉर्नर पे बैठे हैं वही एक्सपर्ट आपके हैं, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं। तो जैसे आप अंदर आते हैं, अंदर जाने के बाद वो आपके जो बीच में पर्सन बैठे हैं वो आपसे इट में भी कि आपसे हालचाल भी पूछ सकते हैं कि कैसे हो इंटरव्यू के लिए। तो वो जरूरी नहीं है कि पूछें, बट पूछ भी लेते हैं कभी कभी, ऐसा हमेशा नहीं होता, बट 1-2 बार हुआ है कि वो हालचाल भी पूछते हैं कि सब सही रहा, आराम से आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उतना आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी होती है। देन इसके बाद आपके जो एक्सपर्ट होते हैं उनको वो ओवर कर देते हैं कि आप स्टार्ट करिए इंटरव्यू के लिए। तो जो फर्स्ट वाले एक्सपर्ट होते हैं वो जनरली आपसे प्रेफरेंस के सब्जेक्ट पूछते हैं। मेरे साथ इन पांचों इंटरव्यू में, 3 लेक्चरर और 2 ए के इंटरव्यू में ऐसा हुआ है 4 बार मुझसे मेरी प्रेफरेंस के सब्जेक्ट पूछे गए हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है जब नहीं पूछे गए मुझसे सब्जेक्ट। दैट मीन्स मैं गया इंटरव्यू देने के लिए और डायरेक्टली उन लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो ऐसा केवल एक बार हुआ है। तो मैं मतलब आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने पहले सब्जेक्ट तैयार कर लें, एटलीस्ट 4 या 5 सब्जेक्ट आप अपने तैयार कर लें, जो जिसका एक्सपर्ट हो। जैसे मान लीजिए मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मोस है, या मेरा मेटल साइंस है, या मशीन डिजाइन है, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं जनरली इन्हीं को बताता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों का थर्मल हो, एचएमटी हो। तो आप अपने 4 या 5 सब्जेक्ट अपने लेवल से उनको तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद जनरली वो यही पूछेंगे पहले कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्ट हो। तो ये आप उनको एक सब्जेक्ट की लिस्ट आप बता देंगे। देन सब्जेक्ट की लिस्ट बताने के बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। इस लेक्चरर वाले इंटरव्यू में ये और ध्यान रखना है कि वो आप लोगों को बोर्ड पर भी भेजेंगे। बोर्ड वहीं पर रहता है आपका, जो जिस केबिन के अंदर आप लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, जिस पैनल के अंदर, उसी के सामने बोर्ड होगा। ये काफी बड़ा बोर्ड लगा होगा। ये डेफिनेट है, मुझे 3 बार बोर्ड पे भेजा गया है, तो डेफिनेटली लेक्चरर के लिए वो बोर्ड पर भेजेंगे। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जनरली कुछ बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर ज्यादातर पढ़ाई हिंदी में होती है पॉलिटेक्निक्स के अंदर। तो वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा चीजें हिंदी में भी जाने। इंग्लिश में तो जाननी है, वो तो कोई इशू ही नहीं है, बीटेक वाले की है तो इंग्लिश में तो जानते ही हो, बट एटलीस्ट आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये पोटेंशियल है तो थोड़ा आप लोगों के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा, थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है। दूसरी चीज कि जब आप अपने इंटरव्यू में बैठते हो, इंटरव्यू देना जब आप शुरू करते हो, तो जनरली कोशिश ये रखिए कि जो सामने वाला जो एक्सपर्ट जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में आप जवाब देने का प्रयास करें। ज्यादातर वो लोग हिंदी में पूछेंगे, जनरल बातें पूछेंगे, स्टार्टिंग में जनरल चीजें से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर मैं मेटल साइंस की बात करूं तो लाइक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से बात कर सकते हैं, या आपके मटेरियल्स के नॉलेज के बारे में बात कर सकते हैं। तो वो आप एक जनरल बेसिक चीजें से स्टार्ट करते हैं। देन आप लोगों को इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान ही वो बोर्ड पर भेजेंगे कि आप ये कोई टॉपिक आप जो आपने सब्जेक्ट अभी बताए हैं, इन्हीं में से कोई एक अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं कि चलिए अगर आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो आपको टीचिंग करना, बच्चों को पढ़ाना है, तो आप लोगों का एक प्रेजेंटेशन वो देखेंगे। तो जो लोग टीचिंग में नहीं है अभी, वो थोड़ा इसकी तैयारी कर लें पहले से ही। अगर जो लोग टीचिंग में है तो वो मैं मानता हूँ कि वो लोगों को तो डेली की प्रैक्टिस होगी, वो लोग डेली टीचिंग में जा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। बट कुछ लोग हो सकता है इंडस्ट्री में है या कुछ लोग कहीं बाहर होंगे, वो लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि
इस जॉब में मुझे ऐसा लगता था इनिशियली कि लेक्चरर में जो लोग कहीं पर बीएचएल में सेलेक्ट हैं या फिर जो लोग कहीं ऑर्डिनेंस फैक्टर में सेलेक्ट है वो लोग जनरली नहीं आएंगे, बट ये मैं गलत था, वहां पर वो लोग भी आते हैं। मैंने देखा बीएचएल में जो लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं या 15 साल से काम कर रहे हैं वो लोग भी आते हैं। और रीजन क्या रहता है उन लोगों का कि हम यूपी के रहने वाले हैं तो हम लोग यूपी में रहना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी आप लोगों को ये मत समझना कि हम लोग जो जिनकी भी जॉब नहीं लगी उन लोगों को ही आपको कॉम्पीट करना है। आप लोगों को ऐसे लोगों को भी कॉम्पीट करना है जो अच्छे एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, अच्छे एग्जाम्स को निकाल चुके हैं, उन लोगों को भी आपको कॉम्पीट करना है। दूसरी चीज ये रहेगी कि जब आप अपना इंटरव्यू पूरा डिक्टेट करेंगे, पूरी चीजें बताएंगे, लैंग्वेज का मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि लैंग्वेज कोशिश करना वही रखना जिसमें कि आपका पैनल आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तीसरा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे सामने कि कुछ लोग हम में से एमटेक होते हैं, जैसे मैं भी एमटेक था और आप लोगों में से कुछ लोग एमटेक होंगे। तो ये क्वेश्चन वहां पर आता है इंटरव्यू पैनल में ही, एक्सपर्ट जो आपका एक्सपर्ट होते हैं वो भी पूछ सकते हैं और जो बीच में आपके मेंबर बैठे रहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। वो पूछते हैं कि भैया आप एमटेक कर चुके हो, इतने साल से आप टीचिंग में हो, तो आप पीएचडी के अंदर क्यों नहीं जा रहे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं बन रहे हो। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को अपने माइंड को रेडी रखना होगा, क्योंकि वो लोग जनरली फील करते हैं कि पॉलिटेक्निक्स रिलेटिवली, हालांकि एआईसीटी की नजर में लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों इक्वलेंट पोस्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का पे स्केल भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जब आप वहां पर इंटरव्यू देने जाते हैं, चूंकि मैं फेस कर चुका हूँ ये चीज, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि वो ये पूछते हैं कि भाई जब आपने एमटेक कर लिया तो आप पीएचडी क्यों नहीं कर रहे हो, या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप अप्लाई करो, आप यहाँ पे डिप्लोमा इंस्टीट्यूट में क्यों आ रहे हो। तो इसका आंसर आप लोगों को पहले से अपने माइंड में सिलेक्ट करना होगा कि मैं इसका प्रॉपर आंसर क्या रखूं, क्योंकि हो सकता है आपकी अलग चॉइस हो कुछ, तो उस हिसाब से अपने आंसर को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो थिंग मैंने फेस की है, जो एक बार मैं जो इंटरव्यू देने गया तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने मेरे वाले सब्जेक्ट को ही नहीं पूछा, केवल ये एक बार हुआ है ऐसा। तो हम जनरली इस चीज पे फोकस करते हैं जो चीजें एवरेज होती हैं। तो आप मेरे हिसाब से तो अपने 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जिसमें भी आप कंफर्ट हो उनको तैयार करिएगा अच्छे से और उनको इंटरव्यू के लिए देने जाइएगा। दूसरा चीज, इस बार यहाँ पर काफी इजी है इंटरव्यू सिलेक्शन होना। यदि आप लोगों के रिटन में मार्क्स अच्छे हैं तो आप ऑलरेडी 750 मार्क्स अटेम्प्ट कर चुके हो। यदि आपके वहां पर 750 में अच्छे मार्क्स हैं तो आप आसानी से यहाँ पर 100 मार्क्स में उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू के लिए एक मिनिमम मार्क्स आपके होते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन के, आप वहाँ पर अटेंडेंस में अगर पहुंच गए तो मिनिमम मार्क्स तो होते ही होते हैं। उसके बाद जब आप इंटरव्यू वहाँ पर प्रेजेंट करते हो, कितने क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हो आप, इसके आधार पर वो आप लोगों को मार्क्स देंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि किसी के 100 में से 100 दे देंगे, मैक्सिमम 100 में से 80 90 इस टाइप से मार्क्स दिए हैं। इससे पहले जो एई का इंटरव्यू हुआ है उसमें 80 तक मार्क्स मिले हैं बच्चों को। और मिनिमम जो मैंने चेक किए, चूंकि मैंने एग्जाम दिया था 2019 वाला, तो मैं इंटरेस्टेड भी था उसमें जो उसके ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने काफी लोगों के इंटरव्यू मार्क्स देखे, तो मिनिमम 35 40 सबके मिले भी हैं, चाहे किसी ने आंसर दिया हो या ना दिया हो। तो ये मान के चलिए कि मिनिमम मार्क्स आपके एवरेज अप्रोक्स 40 और मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 to 85, इस रेंज में मार्क्स जनरली वेरी करेंगे। तो डेट मीन्स ये जो 40 मार्क्स की रेंज है, इसी में आप लोगों को देखना है कि किस प्रकार हम लोग अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 40 तो आप प्रेजेंट हो गए, आपके वैसे भी आ जाएंगे। आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे और एक दो क्वेश्चन के आंसर भी दोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों ने रिटन करेक्ट कर लिया तो कुछ ना आता हो। तो वो 40 तो आने आने, अब 40 से ऊपर कैसे बढ़ना है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा तैयारी करनी है। दूसरा, किस तरह से हम लोग अपने आंसर रखें, ये भी बात बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, क्यों ये जॉब ज्वाइन करना चाहता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में कर रहे हैं या फिर हो सकता है वो एमईएस में कर रहे हैं कहीं ऑलरेडी जॉब, वो कहते हैं कि सर हम तो काफी दूर है, हम तो अपने घर के पास आना चाहते हैं, तो कहते हैं बस यही रीजन है। तो दैट मीन्स आप सेल्फिश हो। भाई आप किस लिए आना चाहते हो कि मैं घर से दूर हूं, मैं तो घर के पास आना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इस जॉब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को अपना आंसर सेलेक्ट करना है कि आप क्यों ये जॉब करना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर मुझे जहां तक लग रहा है ज्यादातर लोग आप एमटेक ही होंगे, या अगर बीटेक है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, दूसरा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो लोग एमटेक हैं उन लोगों का जो पे स्केल इस बार का होगा वो एक्स्ट्रा होगा। दैट मीन्स उन लोगों की ज्वाइनिंग के समय पर 2 इंक्रीमेंट उन लोगों को एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो लोग केवल बीटेक हैं उन लोगों की ज्वाइनिंग का जो पे स्केल होगा वो 5400 का होगा। लेकिन जो लोग एमटेक इस बार ज्वाइनिंग करेंगे उनका पे स्केल जो बेसिक स्टार्ट होगी वो 6000 से स्टार्ट होगी। 6000 का मतलब है 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा। दैट मीन्स यदि आपका कोई बीटेक काउंटर पार्ट है, अगर उसको सैलरी लगभग 63 मिल रही है तो आपको लगभग 67 के आसपास सैलरी की स्टार्टिंग होगी। तो ये आपका 3-4 हजार का डिफरेंस रहेगा जो लोग एमटेक है। तो ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट एआईसीटी, क्योंकि एआईसीटी ने इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये बेनिफिट एमटेक वालों के लिए। लेकिन थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि भाई आप एमटेक कर रहे हो तो पीएचडी करो या इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई करो, तो उसमें आप लोगों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से आंसर देना है, वो एक बार आप लोगों को रेडी करना है। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने यूपीपीएससी में फेस किया है। अगर अभी किसी का कोई डाउट है तो अभी बाद में आप पूछ सकते हैं। अगर
राहुल सर, वो टू यू। सही है सर। मतलब काफी चीजें पता चली इनको, खासकर इनके पेपर के बारे में। काफी बच्चों आप लोगों को चीजें पता चली होंगी। अभी से कंटिन्यू करेंगे सेशन को। अभी थोड़ा सा मैम से भी सुन लेते हैं कि मैम के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या है, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार इंटरव्यू मोनोटोनस नहीं होता है। आप किसी पैनल को सिलेक्ट कर रहे हो तो हर बार ऐसा नहीं है कि पैनल में एक ही आदमी बैठ रहा है। और यू अच्छा उत्तराखंड सर, और एक हाँ। एक चीज मैंने मिस कर दी, मैं थोड़ा आपको रोकूंगा। हाँ हाँ एक प्लीज। मैं वो बताना चाहूंगा कि लोग ये भी डाउट्स रहते हैं कि सर पैनल में कौन आते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ये चाहती है कि सबसे कम से कम खर्च हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो उनको टीएडीए भी देना पड़ता है, जो भी एक्सपर्ट आते हैं। तो गवर्नमेंट जनरली इलाहाबाद से ही लोगों को बुलाती है। 90% तो लोग इलाहाबाद वाले, कानपुर वाले, और या आईआईटी बीएचयू वाराणसी वाले। बट मोस्ट ऑफ द 90% जो लोग, आपके ज्यादातर लोग रहेंगे, वो एमएनआईटी इलाहाबाद के रहेंगे। ये बात पहले से मैं आपको बता दूं। हो सकता है एचबीटे कानपुर से भी कुछ लोग आ जाएं, या ट्रिपल एम गोरखपुर से भी आ जाएं, लेकिन उनके चांसेस कम है। क्योंकि इलाहाबाद में रहते हैं तो बुलाना भी आसान रहता है, टीएडी भी कम रहता है। तो उस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल एक्सपर्ट बिल्कुल। कहाँ से चलिए खैर, इसका तो खैर इनको क्या ही फायदा हो रहा आता है। है। इनके लिए तो हर तो कोई अननोन है। ये सर होता बट है, हाँ। अगर कुछ कुछ बच्चों का एमटेक एमएनआईटी से है तो कई बार उनके गाइड मिल जाते हैं। अच्छा चलो खैर, ये पर्सनल ये बेनिफिट है, हो बेनिफिट सकता है। लास्ट टाइम से मैंने कई लोगों पर नोटिस किया, उन लोगों के गाइड ही वहां पर मिल गए। तो उन लोगों को काफी, उनका सिलेक्शन भी हो गया। हाँ ये उन तो लोगों का खैर सिलेक्शन, मतलब ये लकी है, समझ लो ये लकी। लक है। ये लक है, इसमें हम नहीं बोल सकते कि हाँ हाँ किसको क्या हाँ मिलेगा, हाँ। लेकिन ये लक है, टोटली लक है बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये तो उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा है अगर ऐसा कुछ है तो। ऐसा कुछ हाँ है तो। हाँ हाँ हाँ। तो अनीमा मैम, वेलकम। अपना आप अनम्यूट कर लो माइक। हेलो एवरीवन। हाँ तो थोड़ा सा इनको गाइड करो मैम, है कंग्रेचुलेशन। ना। ओके। हाँ, कंग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। सर ने तो बहुत कुछ बता ही दिया आप लोगों को। तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और थोड़ा सा जो मैं गाइडेंस दे सकती हूँ मैं वो बता देती हूँ। देखो, जैसे ही आप बोर्ड में आयोग में जाते हो और पैनल वाले जो रूम होता है वहां पे एंटर करते हो, वहीं से आपका जजमेंट शुरू हो जाता है, वहीं से आपकी मार्किंग शुरू हो जाती है। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे अपने को कैरी करते हो, सब मैटर करता है। क्योंकि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो टेक्निकल हुआ है। तो आप पैनलिस्ट को पता है कि आप लोगों को टेक्निकल तो अच्छा आता ही है, तभी आप लोगों ने फर्स्ट पेपर सेलेक्ट मतलब क्वालिफाई किया है। तो अब मैटर क्या करता है, आप अपने को कैरी कैसे करते हो, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बात करते हो, सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे नहीं दिखते वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप कैसे जा रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये सब तो जरूर मैटर करता है। आप जब चेयर पे बैठते हो तो पैनलिस्ट ये भी नोटिस करता है कि आप कंफर्टेबली बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो, मतलब आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंट होना ज्यादा जरूरी है। आपको नर्वस नहीं होना है किसी भी हालत में, नर्वस दिखना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इजी रहिए, इंटरव्यू के लिए बहुत इजी रहिए। इतना कुछ नहीं होता है वहां पे, कोई आपको डांटेगा तो बिल्कुल नहीं। आप इजी रहिए, आपको जितना आता है आप बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले तो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन ही होता है, आपका टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन तो होता ही है। तो अब आप टीचिंग के लिए आप बोर्ड पे जाते हो, फिर आप कुछ लिख रहे हो, ये भी नोटिस किया जाता है कैसे लिख रहे हो। ठीक है। आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, आप उसे पढ़ा रहे हो, तो आपने वो हेडिंग लिखी है जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, फिर उसके बाद आप लिखना शुरू करिए। आपको कुछ रब करना है तो यूज डस्टर फॉर दैट। ये सब मेरे इंटरव्यू में हुआ है, मुझे टोका गया है इस चीज के लिए, तो मैं इसलिए ये सब चीजें आपको बता रही हूँ। ये सब दिखा देता है कि शायद आप कहीं ना कहीं नर्वस हो। ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, क्योंकि नॉलेज तो आपको है ही। जब आप लोगों का टेक्निकल पेपर हो रहा है तो वो तो पता ही आपको नॉलेज है उस चीज का। जब आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है ना, तो सब जैसे मैंने किया था, तो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एक टॉपिक सेलेक्ट किया था। तब इससे इंटरलिंक्ड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मशीन डिजाइन है, मटेरियल साइंस है, और आपके ये मैकेनिक्स है, तो इन सब से क्वेश्चन रेज होंगे। और जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है ना, उसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है, तभी आपने वो टॉपिक सेलेक्ट किया, तो उसको बहुत अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसको प्रेजेंटेशन इजी हो, मतलब वो इजीली समझा पाओ आप, इस तरह से आप उसको प्रेजेंट कीजिए। ठीक है। फिर आप बैठते हो, बैठने के बाद आपसे उन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं उत्तराखंड आयोग से हूँ, यूकेपीएससी से। तो वहां पे हमारा जो पैनल था वो, एक तो आयोग का मेंबर होता है जो हेड होता है, और उनके साथ 4 से 6 मेंबर्स होते हैं एक्स्ट्रा। 4 से 6 जो प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, जो सब्जेक्ट फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो सब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं
तो जो आपने सब्जेक्ट चूज किया उससे तो पूछते ही हैं, उससे तो आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होता है। उसके अलावा फिर अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसका बेसिक भी अगर आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक ले जा रहे हो, पॉलिटेक्निक का सिलेबस बहुत हाई फाई तो है नहीं, बहुत सिंपल सिलेबस है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है वो लोग आपसे पूछते हैं, जो एक्सपेक्टेड होता है कि आपको पता होना चाहिए, तो वही पूछते हैं। अगर इसमें आपको कुछ नहीं आता है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, फेक मत करिए, या मतलब ऐसे मत शो करिए कि बस आपको बस आंसर देना ही देना है हर चीज का। ठीक है, आता है तो दे दो, नहीं आता है तो मना कर दो मुझे नहीं आता। इसके अलावा सब्जेक्ट तो हो ही गया, उसके अलावा आपका हॉबी और इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं। तो हॉबी और इंटरेस्ट में भी मैं तो सजेस्ट करूंगी कि फेक मत करना, जितना आता है बोल दो, नहीं आता है जबरदस्ती मत बोलो। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं लड़की हूँ तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा बताइए कि हमारे देश में कितने स्टेट्स में फीमेल चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो फिर वो नाम भी पूछेंगे आपसे, अच्छा कौन कौन है ये बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एज ए वुमेन पूछ लेते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और सजेशन भी। थैंक यू मैम, बहुत सही। अच्छा, इसमें मेरे को दो तीन चीजें खैर बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले यहाँ से भी, वो सब मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा लास्ट में। अभी मैं मैम से भी और सर से भी ये कहूंगा कि एक बार ना अपना टेक्निकल के क्वेश्चंस, मतलब अगर याद है तो अपने टेक्निकल के आपके क्या पूछे गए, मतलब वो ऐसा ही है कि इंपॉर्टेंट इनको भी टच मिल जाएगा। जैसे मैम ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम 4-5 सब्जेक्ट ऐसे छांट लें कि मैं बोलूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, और फिर मैं बोलूं कि हाइड्रोलिक मशीन मुझे नहीं पता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि लिंक्ड सब्जेक्ट, तो फिर वाली बात है ना कि अगर आपको मेन सब्जेक्ट पता है तो उसके एप्लीकेशन सब्जेक्ट भी पता होने चाहिए ना। वो क्वेश्चन हो सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते उसमें कि नहीं नहीं सर ये नहीं है मेरा स्ट्रांग, वो स्ट्रांग है। तो वो बहुत सही चीज है कि आप इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट्स की भी बात करके चलेंगे। इससे अच्छा बेटर है कि उन्हीं का बनाओ, मतलब ग्रुप ही उनका बनाओ जो एक जैसे सब्जेक्ट्स हैं। मैं थोड़ा सा एक ऐड ये करता हूँ, जैसे अगर किसी बच्चे ने थर्मल बोल दिया, थर्मल हम्म। इंजीनियरिंग, तो डेट मींस ये नहीं कि उससे एचएमटी से नहीं पूछा जाएगा, एचएमटी से बिल्कुल भी पूछा बिल्कुल जा सकता है, या उससे पावर प्लांट से भी पूछा जा सकता है। तो वो बिल्कुल अगर थर्मल बिल्कुल। आप बोल रहे हो तो आपको पावर प्लांट तक कवर करनी है चीजें, पावर प्लांट से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे फिर वो। तो नहीं वो उसी बहुत अच्छा प्रकार पॉइंट अगर है। कई आपने बार बच्चे गलत सब्जेक्ट मतलब बिल्कुल ऑप्ट कर लेते हैं कि एक वो और एक ये, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ना इतना बोल दिया कि बेसिक थर्मल, कि सर हाँ। बेसिक थर्मल पता है उससे वो चीज है, पूछ लीजिए। मतलब आप सब सेमेस्टर वाइज मत चूज करो सब्जेक्ट को, जो फील्ड है फील्ड वाइज चूज करो सब्जेक्ट को। ठीक है ना, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि आप कॉलेज से बाहर आ गए ना, आप ऐसा नहीं कर सकते फर्स्ट ईयर का ये सेकंड ईयर का वो, ऐसा वाला सीन नहीं है। आगे पीछे हो सकता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्रोनोलॉजिकल सिस्टम से बताऊं, ईयर वाइज बताऊं कि मुझसे क्या क्या हुआ था। सबसे पहले मैंने 2013 में इंटरव्यू दिया था यूपीपीएससी लेक्चरर का। उस समय 40 वैकेंसी आई थी टोटल मैकेनिकल के अंदर। उस इंटरव्यू के दौरान में मैं उसमें एमटेक कर रहा था आईटीबीएचयू से, वाराणसी से। उस समय ड्यूरिंग एमटेक ही मैं पैनल में गया था, वहाँ पे इंटरव्यू में गया था। तो इंटरव्यू में जब मैं गया तो 3 लोग थे उस समय। अनिल यादव जी, आपने शायद नाम सुना भी होगा, यूपीपीएससी चेयरमैन रहे हैं अनिल यादव जी। वो थे हमारे पैनल के हेड वो थे। और 2 एक्सपर्ट थे, जो दोनों एमएनआईटी से थे, जो मुझे बाद में पता चला था कि शायद ये एमएनआईटी से आते हैं। तो संभवतः एमएनआईटी, क्योंकि आईटीबीएचयू के होते तो मैं पहचान लेता। तो मेरी मानना ये कि वो एमएनआईटी से रहे होंगे। तो जब मैं गया अंदर तो उन्होंने पहले थोड़ा सा ब्रीफ पूछा मेरे बारे में कि अभी क्या कर रहे हो, अपनी एजुकेशन के बारे में। उसमें मैंने बताया कि अभी मैं एमटेक कर रहा हूँ। तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि फिर एमटेक अगर आप कर रहे हो तो फिर इसको कैसे करोगे, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग तो भी आ जाएगी, अभी तो एमटेक आपका फर्स्ट ईयर ही है। तो मैंने बोला सर मुझे भी जॉब की नीड है, तो मैं एमटेक छोड़ दूंगा इसमें। मुझे नहीं पता उसमें ये आंसर मेरा गलत था या सही था, तो मैंने उनको अल्टीमेटली आंसर दिया। तो बोले ठीक है। देन वो टेक्निकल पर स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई अपने सब्जेक्ट बताइए, किस किस एरिया में आप कंफर्ट हो। तो मैंने अपने सब्जेक्ट, जैसे मेरे जनरली ये रहते हैं, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस। चूंकि मटेरियल साइंस मैन्युफैक्चरिंग से भी कनेक्टेड है और आपका मशीन डिजाइन ऑलरेडी सोम से कनेक्टेड है, तो मैं जनरली इसी सीरीज को रखता हूँ, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, और आपका ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग में आजकल ये और मैं ऐड कर दूं, आजकल ना सीएनसी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफी इंटरव्यू में। सीएनसी एंड ऑटोमेशन, चूंकि अभी तक जो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ना ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है। तो आज के समय में सीएनसी एंड ऑटोमेशन पर भी थोड़ा आप लोग फोकस करें। यदि आपने मैन्युफैक्चरिंग साइंस बोल दिया है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, यस मैम सही बोल रहे हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया आपका, देन रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, एंड सीएनसी मशीन हो गया। तो इस पर भी आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग साइंस और बोल दिया यूपी है में तो। तो मैं देख रहा हूँ, यूपी में तो अब रिटर्न में भी इसकी वेटेज बढ़ती जा रही इसकी है ना। वेटेज बढ़ गई। वो इसका रीजन है सर, क्योंकि अभी बोर्ड का 2019 में सिलेबस चेंज हुआ है, और उस सिलेबस में इन सब्जेक्ट को डाल देगा, और वो भी 2-2 बार डाला है।
एक बार इस सब्जेक्ट को डाला है उन लोगों ने 4th सेमेस्टर में, जो कि डिप्लोमा सेकेंडरी के स्टूडेंट पढ़ते हैं, और एक बार 3rd ईयर में डाला है 6th सेमेस्टर में, सीएनसी एंड ऑटोमेशन के नाम से। ये सब तो भुगत दोनों चुके हैं सब्जेक्ट सर, डाल दिए, सेम चीज। यूपीआरएल में भुगत अच्छा चुके हैं अच्छा, इसका खामियाजा हम लोग। ये लोग देख चुके हैं इस चीज को। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको रेडी रखें मैन्युफैक्चरिंग में। तो उस समय मैंने सब्जेक्ट बोला तो पहला उनका क्वेश्चन ये था कि आप बोर्ड पे जाइए और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करिए माइल्ड स्टील के लिए। तो अच्छा। पहला क्वेश्चन उन लोगों का ये था। सेकंड, उन लोगों ने मुझसे जो आपके एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उनके नेम पूछे, और उसमें मुझे जो याद है उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग प्रोसेस कैसे कंडक्ट करते हैं, उसके बारे में बताइए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग में क्या डिफरेंस होता है। देन उनका क्वेश्चन था, उन्होंने सोम्स यानी मोस से, कहीं कुछ जगह पर मोस चलता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और कुछ जगह पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से इसको बोलते हैं। तो उन लोगों ने बेसिक मुझसे पूछा कि स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस की यूनिट भी पूछी है, एक ये भी क्वेश्चन था। एंड उन्होंने पूछा सिलेंडर का डिजाइन के लिए, मुझसे पूछा कि सिलेंडर को अगर आपको डिजाइन करना है तो सिलेंडर को डिजाइन करते वक्त आपको क्या क्या चीजें कंसिडर में करना है। तो उसमें थोड़ा सा मतलब चूंकि डिजाइन प्रोसेस था, और उस समय तक जब मैं 2013 में था डिजाइन में उतना एक्सपर्ट नहीं था, तो इवन मुझसे बोर्ड पे दोबारा मुझे बोर्ड पे भेजा कि आप दोबारा से बताइए कि सिलेंडर को डिजाइन करना है तो किस किस फैक्टर्स को आप कंसिडर करेंगे। एक मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि यदि आप सिलेंडर को डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेस हैं जो ज्यादा डेंजरस हैं। जैसे आप, उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आप एक जो ये टैंकर वगैरह हम लोग देखते हैं जिसके अंदर गैस जाती है, पेट्रोलियम जाता है, इनको आपको डिजाइन करना है, सिलेंडर को डिजाइन करना है। तो इस सिलेंडर को डिजाइन करते वक्त आप लोगों को किस किस फैक्टर को कंसिडर करना है। तो ये चीजें थी थोड़ी जो प्रैक्टिकल थी। दैट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं सेटिस्फाई नहीं था आंसर से जो मैंने दिया। तो मैं नहीं था तो सामने वाले तो वैसे ही उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यदि हमने उस तरह का सब्जेक्ट बोला है और उस तरह के फील्ड में है तो डिजाइन से रिलेटेड वो चीजें प्रैक्टिकली भी पूछ सकते हैं। उसके बाद ये था मेरा 2013 का, 2013 का जो मैंने इंटरव्यू दिया उसमें इतना मुझसे पूछा गया था। देन 2015 ये था जब मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में था, सर के साथ ही वर्किंग में था, उस समय मैंने इंटरव्यू दिया था, 2015 की बात है। देन फिर उन्होंने टेक्निकल स्टार्ट किया, फिर से मुझसे वही पूछा कि आपके सब्जेक्ट प्रेफरेंस सब्जेक्ट कौन कौन सी है। तो मैंने वो अपना मोस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मटेरियल साइंस, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ये मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा पियर्सिंग एंड पंचिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो जो काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू इस क्वेश्चन को। देन उनका जो मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फिर से था। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो अगर आपने मटेरियल साइंस या मोस बता दिया तो मान के चलिए वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है उससे रिलेटेड। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उसमें अपने आप ही इतने क्वेश्चन बन जाते हैं, वो अपने आप ही मतलब ये समझ लीजिए कि आधा सब्जेक्ट कवर करता है। और कंपेयर करके पूछ लेते हैं। एक बार मुझसे पूछा है कि आपको एक ही कर्व में, मुझसे एक ही कर्व में माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कराया और बोला कि इसी के अंदर, दूसरा कर्व इसी के अंदर आप किसी भी लाइक सिरामिक या आप बेटल मटेरियल कोई भी उसका कर्व ड्रॉ करके दिखाइए। तो ये चीजें क्या ना कंफ्यूज करते हैं, आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि यदि मैंने माइल्ड स्टील बनाया तो अदर कर्व में किस तरह से बना सकता हूँ या उनका शेप कैसे होगा। एक ने मुझसे पूछा कि यदि आपको सिरामिक का बनाना है, जिस कप में हम चाय पीते हैं उसका आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है, तो आप किस तरह से उस कप को आप ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बन सकता है। तो वो चीजें आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि कैसे रिलेटिवली कंपेयर उनके अंदर होता है। दूसरा, इसी के अंदर ही कभी कभी वो आपको दो मटेरियल बोल देंगे, लाइक उन्होंने बोल दिया कि आप माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन, या माइल्ड स्टील और आपके सामने स्टेनलेस स्टील दे दिया। उन सभी का आप लोगों से बोला कि आप कर्व ड्रॉ करिए और उनका जो ई होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, उसमें डिफरेंस करिए। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका कितना होता है, उसके आधार पर आप उस स्लोप को डिसाइड करेंगे। तो ये चीजें थोड़ा प्रैक्टिकली होती है जब आप उसको वर्क करते हो। एंड इसके अंदर भी बोर्ड पर भेजा गया है, तो बोर्ड पर उन्होंने शायद जो मुझे पूछा था, आई थिंक फटीग के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फटीग, फटीग से आप क्या समझते हैं, और फटीग फेलियर किस किस क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो फटीग फेलियर का उन्होंने मुझसे डेमो कराया था। एंड उसके बाद शायद यही मेरा इंटरव्यू था उस समय तो। और जो लास्ट मेरा इंटरव्यू था लेक्चरर वाला, वो 2019 में, मैंने 2017 वाला इंटरव्यू था, 2017 में दिया था जो लास्ट था। 17 वाले इंटरव्यू के अंदर जब मैं गया अंदर, तो सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताई वो तो रिपीट होनी है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। देन जब आप इंटरव्यू देने गए तो जब आपने उनसे पूछा कि आप किस किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, तो मैंने अपने वही सब्जेक्ट बताए। लेकिन इस बार मेरे साथ रिवर्स हुआ, उन्होंने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिए। उन्होंने इस सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उनका जो क्वेश्चन था पहला, वो सीधा किस पे गए, थर्मल इंजीनियरिंग पर। उसके बाद एचएमटी पर गए। तो बेसिक एक दो क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, लेकिन थर्मल और एचएमटी अगर आप लगातार उसके कंटिन्यूटी स्टडी में नहीं हो तो कहीं ना कहीं उसको आप भूल जाओगे।
उसके रूल्स को भूल जाओगे, सेफ फैक्टर कैलकुलेशन करना भूल जाओगे। उन्होंने मुझसे सेफ फैक्टर कैलकुलेट करवाया, तो मुझे उस समय बिल्कुल भी याद नहीं था सेफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, मतलब मुझे जो मेरा जो अपना पर्सनल अनुभव है इस केस में, कि कहीं ना कहीं वो आप लोगों के ऊपर मेंटल प्रेशर डालना चाहते हैं, और वो ये चेक करना चाहते हैं कि ड्यूरिंग दैट कंडीशन आप कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि क्लास में आप लोगों के सामने 60 या 75 बच्चे की स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि पॉलिटेक्निक्स में बच्चे बहुत हैं। पॉलिटेक्निक्स में आप किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, किसी कॉलेज में आप सिलेक्ट होकर जाओगे, तो वहाँ पे आपको 60-75 भर के बच्चे मिलेंगे। और इवन कुछ कॉलेजों के अंदर तो डबल शिफ्ट है, जैसे हमारे यहाँ पर डबल शिफ्ट है, एक मॉर्निंग में चलती है, एक इवनिंग में चलती है। तो बच्चे पॉलिटेक्निक्स में बहुत है, और पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट भी काफी है बच्चों का रिलेटिवली टू बीटेक, क्योंकि बीटेक में उतना प्लेसमेंट नहीं है, तो बीटेक का थोड़ा क्रेज अब कम है। अब बच्चे भी कम जा रहे हैं, खासकर मैकेनिकल में या सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, लेकिन मैकेनिकल में काफी है, तो बच्चे भी काफी हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने जानबूझ के रिवर्स पूछा, अलग सब्जेक्ट जो मैंने बताया ही नहीं। फिर वो पावर प्लांट पर चले गए। पावर प्लांट में जो आपकी प्रेशर टरबाइन होती है, रिएक्शन टरबाइन होते हैं, उन दोनों में ये सॉरी इंपल्स टरबाइन होती है, रिएक्शन टरबाइन होती है, उन दोनों में डिफरेंस पूछा, सेफ फैक्टर कैलकुलेट करवाया। तो जितना मुझे उस समय याद था, मेरे बेस्ट नॉलेज से मैंने आंसर किया, बाकी तो उन्होंने अपने आप से जज किया होगा। तो ये मेरा इंटरव्यू रहा है पूरा, जो मैंने अभी तक फेस किया ड्यूरिंग लेक्चरर। और एक बार मेरा इंटरव्यू, जो मैंने बताया कि 2 बार मैंने लेक्चरर का भी दिया, सॉरी असिस्टेंट इंजीनियर का भी दिया है, जो ई का था। एक 2013 वाला था, जिसका एग्जाम 16 में हुआ था, और इंटरव्यू उसका हुआ था 19 में। और एक 20 वाला ही था, अभी आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने दिया होगा 20 वाला। तो ये दोनों इंटरव्यू दिए हैं। इनमें इंटरव्यू का टाइमिंग थोड़ा कम था रिलेटिवली, जो लेक्चरर का इंटरव्यू ज्यादा था, इनमें टाइमिंग कम था। और इसके अंदर एक खास बात क्या थी कि इसमें बोर्ड पे नहीं भेजा गया मुझे दोनों ही बार। बोर्ड पे लेक्चरर वाले में हमेशा मुझे बोर्ड पे भेजा गया, इसमें बोर्ड पे नहीं भेजा। इसमें डायरेक्टली इंट्रोडक्शन लिया, देन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। और क्वेश्चन में उन्होंने सब्जेक्ट, एक बार में तो सब्जेक्ट ही नहीं पूछे थे। 2013 जो मैंने 2017 वाला दिया, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं मुझसे पूछा गया। उसमें डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछना उन्होंने शुरू कर दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी पूछा, फ्लूइड मशीनरी से भी पूछा। तो कुछ क्वेश्चन वो जनरल भी पूछते हैं, और जनरल पूछते पूछते फिर अंदर चलते रहते हैं। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में वो आ गए कि आपके फ्लूइड फ्रिक्शन के ऊपर आ गए, फिर उसके अंदर चले गए कोसिव एडिसिव फोर्स के ऊपर चले गए, फिर आपस में कंपेयर कराने लग गए, फिर एप्लीकेशन के ऊपर चले गए। तो इस तरह से वो धीरे धीरे अंदर बढ़ते चले जाते हैं, जहां तक आप आंसर देने के कैपेबल हो। वहां से हो सकता है आप लोग को एनालाइज करते हो या चेक करते हो क्या है। थर्मल से भी क्वेश्चन पूछे, कुछ पहले बेसिक चीजें पूछी। फिर एक एग्जांपल उन्होंने मुझे दिया कि आपके पास एक पंप से कुछ क्वेश्चन था, जो हम साइकिल से हवा भरते हैं पंप, उससे कुछ क्वेश्चन था मुझे। सर आपका सिलेक्शन कौन से ईयर में हुआ था कपिल सर? लास्ट वाला ही हुआ होगा। लास्ट वाले में सर, लास्ट वाले में। देखो बच्चों, लास्ट वाले में हुआ है इनका सिलेक्शन जहाँ पे इनको कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लिए थे, जहाँ पे कुछ अलग हो गया था। तो ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ अलग हो ये भी चीज है, मतलब कभी भी मतलब वो नहीं, होप नहीं छोड़नी है, होप नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, ये बात सही है। आपको आंसर दीजिए। आप देखो भाई, हम लोगों ने सबने पढ़ रखे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी हमने अगर 4-5 बता दिए तो बाकी में नील है, आता तो उनमें भी है ना। अभी रिटन क्वालिफाई किया, सबको पढ़ रखा है, तो जितना पता है उतना बेस्ट देंगे, नहीं पता तो क्या करें, ठीक है। और बाकी फ्री माइंड होके जाना है इंटरव्यू देने, कुछ स्ट्रेस नहीं लेनी। वहां पर भी जो 3 लोग बैठे हैं, कभी वो भी इंटरव्यू देने गए होंगे, तो ऐसे घबराना नहीं है कि वो पता नहीं कौन लोग हैं। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ना, जब आप एंटर करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो आपके अंदर होता है, वो ही आपका सिलेक्शन करा देता है। क्योंकि वो लोग भी कभी इंटरव्यू देने गए, वो भी ऐसे डर के जाते हैं, और सबके अंदर डर होता है। अगर आपको ये कहे कि सर मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, तो सबके अंदर सबको लगता है, सबको डर लगता है। थोड़ा थोड़ा डर, कोई कितना भी बोल्ड बोले ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ आपके फ्रेंड ऐसे होंगे जो बोलते हैं मैं वहां पे जा गया, और ऐसी बड़ी बड़ी फेंकेंगे। जिस दिन वो इंटरव्यू दिन जाते हैं ना, उनकी हार्ट बीट अगर चेक करोगे ना, तो वो भी 100 आपकी 120 के 125-30 के पार मिलेगी। तो इसलिए घबराना नहीं है, ये सबके साथ होता है, और ये नेचुरल है, होना भी जरूरी है ये। क्योंकि थोड़ा सा डर रहना चाहिए, तभी तो सीरियसनेस आती है। पता चला वहां पे इंटरव्यू वाले को बोल दिया कि और यार बताओ क्या चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए थोड़ा सा डर रहना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो देखो, बहुत सिंपल सा थ्योरी है। जैसे लाइफ जैकेट होती है ना, तो लाइफ जैकेट है आपकी प्रिपरेशन की तरह, तो उसको बहुत अच्छे से टाइट करके रखो अपनी प्रिपरेशन। देन उसके बाद नदी में कूदने के बाद नदी से नहीं लड़ता है कोई, ऑन द फ्लो जाने देता है, ठीक है ना। तो आपने अपनी सेफ्टी रख ली, अपनी प्रिपरेशन, देन उसके बाद जैसा फ्लो है इंटरव्यू का, उस फ्लो में जाने दो। उसके अगेंस्ट उसको रेजिस्ट मत करो कि नहीं मुझे बताना है, नहीं मुझे, जैसा फ्लो में चलता जा रहा है वैसा जाने दो। कोई बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। कोई आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसलिए इस चीज को आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग ये ऐसा महसूस ना करें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे चाहते हैं कि यार मैं इंग्लिश सही नहीं बोल पाता, ठीक है, मैं अटक जाता हूँ, तो हिंदी में दो। वो कोई नहीं चाहते आपसे कि आप इंग्लिश में आंसर करो, हिंदी में दो आप आंसर। बल्कि चूंकि डिप्लोमा को पढ़ाना है, तो हिंदी में थोड़ा हिंदी के नाम भी देख लो। जैसे मैं भी जब डिप्लोमा आया, तो मुझे बीम का नहीं पता था, बीम को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बीम को हिंदी में धरन कहते हैं, शेयर फोर्स को कर्तन बल कहते हैं, ठीक है। और
मतलब ऐसे स्ट्रेस को प्रतिबल कहते हो तो खैर जनरल टर्म है। तो ये चीजें धीरे धीरे जब आप एक दो बार देखोगे ना तो पता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नेम है कि जो कई बार तो जब क्लास में अभी भी हो जाता है इवन कि जब कभी पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में क्या है इसका मतलब। तो कहता हूँ यार हिंदी तो कभी हमने पढ़ी ही नहीं इसकी। कभी कभी आ जाता है ऐसा वर्ड, हालांकि अब पिछले 3 साल हो चुके हैं तो अब जनरली पता चल चुका है सभी वर्ड का हिंदी में। बट कभी कभी एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है तो उस समय मैं ये बोल देता हूँ कि देखो बेटा इंटरव्यू इंग्लिश में होना है, पेपर इंग्लिश में आना है, तो तैयारी इंग्लिश की रखो, लेकिन अगर हिंदी चाहते हो तो मैं कल बता दूंगा इसकी देखिए, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता हिंदी क्या है, मैंने नहीं पढ़ा हिंदी में तो मैं क्या बताऊँ आपको। तो ऐसा नहीं करना कुछ भी। तो हिंदी भी कंफर्टेबल है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। बस आराम से प्यार से बोलिए और इतना तेज बोलिए जो उनको सबको सुने। कभी ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे बस अपने में बोल रहे हैं, अपने ही सुन रहे हैं। थोड़ा अपना सामने किसी घर वाले को बैठा के, या अभी जैसे आपका इंटरव्यू पैनल चल रहा है तो हो सकता है आप सब राहुल सर को मैं बोलूंगा कि अगर आप चाहो तो इन बच्चों का सर अपने यहाँ पर बुलाकर भी आप करा सकते हो अगर आपके पास कोई प्लेस अवेलेबल है। तो वो थोड़ा, क्योंकि इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं होना है, इंटरव्यू ऑफलाइन होना है। तो अगर बच्चों को वो वाला एक्सपोजर मिलेगा ना जो एक्चुअली होता है, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अंदर कि हम कितना अभी तो हम डिवाइस के माध्यम से बोल रहे हैं, सबने ईयरफोन लगा रखा है, तो अगर धीमे भी बोल रहा हूँ तो भी तेज आवाज जाएगी। लेकिन वहां पर 3 लोगों को सुनाना है तो उसके लिए जो एक्चुअल एटमोस्फेयर है वो तभी आपको मिल सकता है जब हम एक्चुअली उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराएं। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो आप करा सकते हैं, उससे देखो सर, और बच्चों को ज्यादा आप कॉन्फिडेंस लोग बिल्डअप पैनलिस्ट जैसे इकट्ठे हो जाएंगे। हम तो बहुत बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं इस चीज के लिए। जी बट जी वही बिल्कुल है ना बिल्कुल। कि आप लोग आएंगे तो बिल्कुल करवाएंगे ये भी सब। हाँ बिल्कुल सर, चलिए बिल्कुल मैम उसको चीज को कर सकते प्लीज हैं। ठीक है थोड़ा मैम। सा बताएं। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने ना 2014 में इंटरव्यू दिया था, तो उसी टाइम सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैंने कोई इंटरव्यू दिए नहीं है, मुझे याद भी नहीं है बहुत ज्यादा चीजें कि क्या क्या पूछा गया था। हाँ फिर भी थोड़ा आइडिया। मैं चेयर पे बैठी थी ना, तो मुझे जो पैनल हेड है वो बहुत स्वीट लेडी है, यहाँ पे मंजुला राणा मैडम है, वो सब जानते हैं। तो उन्होंने मुझे टोका कि आप आराम से कंफर्टेबली चेयर पे बैठो। तो मैंने कहा मैं कंफर्टेबली बैठी हूँ। तो पता नहीं यार वो बॉडी लैंग्वेज मेरी क्या बोल रही थी, मुझे नहीं पता। हमें लगता है हम ठीक है, लेकिन सामने वाले को शायद दिखता है वो चीज। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, पहले आप चेयर पे कंफर्टेबली बैठो। तो मैं दोबारा उठ के बैठी थी। तो फिर उन्होंने ऐसे वो कुछ पैनल हेड जो होते हैं जो आपको कंफर्टेबल करते हैं, कुछ पैनल हेड होते हैं जो आपको स्ट्रेस में लाते हैं। तो वो डिपेंड करता है पैनल टू पैनल। ठीक है। तो मोहर सर्कल से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, जैसे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बीच में आप 180 डिग्री का एंगल क्यों बना रहे हो, जबकि जो आपका भी ऑब्जेक्ट है उसमें 45 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल है। तो ये सब उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे। फिर उससे रिलेटेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे पहुंच गए थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे पहुंच गए थे, रिलायबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे थे। मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है क्या क्या पूछा था, पर हाँ मेरे को इतना जरूर याद है कि मुझे मशीन डिजाइन से बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। और पर मैं ठीक थी, मुझे मशीन डिजाइन में कोई इशू नहीं था, तो मैं वहाँ पे ये सब पार्ट पे तो ठीक ही हो गया था। और हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे थे। तो एक तो मुझे याद है ये पूछा था कि लेथ में कोई 5 ऑपरेशंस बताओ जो हम लेथ मशीन में कर सकते हैं। ठीक है। और एक फिर हाइड्रोलिक से पूछा था कि जो ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश में जो नदी है का फ्लो है वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है, ये पूछा था। कॉन्फिडेंट रहना है थ्रू आउट। थैंक यू। नहीं ऐसा होता है, मतलब ये एक चीज मेरे को यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया कि कई बार क्या होता है ना, हम बहुत अच्छे वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है किसी इंटरव्यूज में। तो लगभग मैंने कईयों से भी सुना है, अगर आप बहुत बार वेल प्रिपेयर्ड रहते हो तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसी बात किसी पैनलिस्ट की, आप नहीं पता कौन किस नेचर का है या क्या है, ठीक है ना, ऐसी चुभ जाती है ना कि एकदम से आपका कॉन्फिडेंस जीरो। मतलब कई बार आप ऐसा हर्ट हो जाते हो उस बात से कि यार मैंने इतना स्ट्रगल किया ये सुनने के लिए। तो वो बात से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि ये चीज अगर दिमाग में आ गई ना एक बार आपके, वो सही बोल रही है मैम कि वो मुंह से शब्द भी नहीं निकलते कि यार मैं क्या बोलूं। क्योंकि आपको नहीं, आपको पता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया, आप कितने साल से पढ़ रहे हो, आप इस टाइम ऐसे हो चुके होते कि कोई हल्का सा हिलाता है तो आप रो पड़ते हो कि यार मैंने इतनी मेहनत कर ली है। तो उस चीज से बड़ा बचना होता है कि वहां आपको सिचुएशन से, क्योंकि वो एकदम से ये बोल देंगे कि आपने तो बहुत ही ऐसा आंसर दिया जैसे आपने रिटर्न कैसे क्वालिफाई किया, कोई सोर्स तो नहीं लगाई। अगर ऐसा कुछ बोल देगा ना आपको बड़ा हर्ट हो जाएगा कि यार बताओ ये मेहनत करके। वो सिचुएशन में ना कूल एंड काम खोना नहीं है, क्योंकि हाँ, वो बड़ी ऐसा नहीं है कि वो आपको एक्चुअली में हर्ट करना चाह रहे, वो आपको स्ट्रेस सिचुएशन में लाना हाँ चाह रहे हाँ कि हाँ आप यहाँ से हाँ कैसे निकलते हो।
वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। आपके इंटरव्यू में हर तरह के टेस्ट होते हैं। टेक्निकल नॉलेज आपका चेक हो रहा है, ओके, वो ज्यादा मैटर करता भी नहीं है। सच में कहूँ तो जॉब में वो मैटर करता भी नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। अगले दिन आपने सब कुछ नया सीखना है। मैटर करता है कि आप साइकोलॉजिकली कहीं पे भी कैसे बिहेव करते हो। तो वो शायद वो आपका टेस्टिंग आपकी उसकी चल रही होती है। इंटरव्यूज में साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हाँ, तो ये चीज मतलब माइंड में लेके चलना, ऐसा कुछ हर्ट कर जाए तो सेकंड, माइक्रो सेकंड्स का गैप लेके कूल एंड काम की कोई हार्ड बात नहीं। होना मत, क्योंकि ये दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, वो एक वही नौकरी नहीं नहीं है। मतलब मेरे टाइम पे तो बहुत मैंने ऑप्शन है एक जगह जिंदगी में। ऐसा भी सुना था कि उन्होंने हाँ, कुछ बोला, वो हर्ट होके चेहरे पे आ गया होगा, उसके बाद वो खुद ही बोल पड़े आपको क्या रोना आ रहा है इस आ बात से। जाते हैं, हाँ। तो मतलब ऐसा हो गया कि अरे यार सच में रोना है क्या। हाँ, मतलब तो वो चीज कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सीधे अपने फ्लिप ऑफ माइंड दूसरे में आ हाँ, जाओ कि नहीं सर एक्चुअली ऐसा है, हमने इस तरह प्रिपेयर किया है, जो भी मैंने मेन सब्जेक्ट्स यही रहे हैं, ठीक है ना। एक दो चीजें हैं सर यहाँ पे, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो लगभग डिस्कस कर लिए, मैं शॉर्ट में फटाफट एक दो चीजें डिस्कस करता हूँ जो मुझे लगता है बच्चों की तरफ से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक कि जैसे किसी का एक्सपीरियंस है, मेरे को नहीं पता भी इन बच्चों में किस किस का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है या नहीं, लेकिन अगर किसी का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो, और इंटरव्यूज में तो हमेशा ये देखा गया है कि अगर किसी ने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस शो किया है तो फिर इंटरव्यू उस पर काफी रहा है उस चीज पे कि वर्किंग प्रोफाइल आपका या आपका काम या टेक्निकल नॉलेज एडवांटेज भी उसी से रहता है ये। रिलेटेड रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसा कोई होगा बच्चा तो जरूर इस चीज की जानकारी रख ले, क्योंकि अगर आप कुछ शो कर रहे हो हाँ, एक्सपीरियंस अपना, एडवांटेज वो रहता पता है ही उसका। होना चाहिए, नहीं तो मत बताओ उसके बारे में, सीधी सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज बड़ी वेल नोन है अब कि गैप अब बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करना होता। जैसे बहुत लोग बोलेंगे ये चीज भी कि भाई आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो अभी तक कहीं हुआ नहीं आपका, तो उसके लिए भी एक कपिल सर थोड़ा सा बताना है कि वेल सही आंसर या मैम एक सही आंसर क्या रहेगा, क्योंकि गैप बच्चों का एक, हर बच्चे का 3-4 साल गैप अब हो ही जा रहा है। तो वो प्रिपरेशन को आपने भी कैसे डिफाइन किया उसे कि मैं प्रिपरेशन में ही लगा था। जैसे आपने तो चलो बोल दिया होगा कि मैं 5 इंटरव्यूज मैंने दिए, या किसी का पहला ही इंटरव्यू है, मानो पहला पेपर निकला है, वो 4 साल से क्या कर रहा था, कैसे उसको सही से डिफाइन करे। आपको एक सही आंसर अगर थोड़ा आइडिया है तो बताओ। तो सर अभी पिछले 3 साल से तो हम सबको पता ही है कोरोना की, हम जो वेव आई है सभी झेल ही रहे हैं। हम्म तो एक तो ऑप्शन ये भी हो सकता है क्योंकि कोरोना टाइम पीरियड में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट हम्म ये हो सकता है कि आप लोगों के सामने सबसे बड़ा आंसर ये कि ये वैकेंसी 2017 की थी एक्चुअली। तो हम्म 2017 में आप लोगों में से जो बीटेक 15-16 वाले होंगे या 14 वाले भी होंगे, इवन वो लोग इसके लिए एलिजिबल थे, परफेक्ट थे। तो आपने तो अपनी एज से सही फॉर्म भरा है, तो आप लोग वहां पे आंसर बोल सकते हो सर वैकेंसी 2017 की थी, लेकिन बीच में कोविड पीरियड आया, प्लस एआईसीटी भी लग गई, और एआईसीटी लगने की वजह से दोबारा से ये रिक्रूटमेंट निकला, और फिर हम लोगों ने इसमें भरा। तो हमें लग रहा है कि गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, गैप बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप लोगों का एक्चुअली आप तो 17 की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, बेसिकली 2017 वाली वैकेंसी है। तो गैप का तो आंसर आपके पास है कि अपना पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक तो कोरोना पीरियड आपके पास आ गया, और दूसरा आपकी जो वैकेंसी है दोबारा से ये चेंज होके आई है, वैकेंसी वही है लेकिन चेंज होके आई है। तो इसका आप एक हम्म। आंसर यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा, ठीक। और एक इसमें जो ये मतलब आपकी वैकेंसी जो आई भी है, इनमें मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जो अभी वैकेंसी निकली है 2000 इसमें अपने 22 में, जो 21 में जो वैकेंसी निकली हैं, इनमें और पहले वाली वैकेंसी में डिफरेंस ये था, शायद मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले एआईसीटी नहीं थी, अभी एआईसीटी लग चुकी है। तो ये मैं हम्म आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, सॉरी, तो ये तो मैं बता हम्म। ही चुका हूँ आपको। एक तो आप कोरोना वाला अपना बता सकते हैं, बाकी जो अभी में आप कर रहे हैं उसके बारे में आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या और एग्जाम के आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी और के एग्जाम के रिटर्न आपके क्रैक हुए हैं उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने 3-4 साल आराम से कवर कर सकते हैं। तो इस समय के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और वो लोग भी समझते हैं ये बात कि पिछले 3 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है, जो नहीं ये इंटरव्यू तो है खैर या जो अच्छा भी अच्छा एग्जाम हुआ है रीजन है कुछ हुआ इसका। ही नहीं। कोरोना अच्छा तो वो एक रीजन है। मतलब ठीक है। ये एक तरीके से मुझे तो लगता निगेटिव है, नहीं है लेकिन कि इसको आप एज ए पता अपॉर्चुनिटी नहीं। बोल सकते हो। वैसे नेगेटिव है कोरोना, बट एज ए अपॉर्चुनिटी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हाँ ये मेरे मैम हिसाब क्या से तो बोल यही रहे थे बेस्ट आप। सोल्यूशन है। मुझे लगता है जो आपका रियल एक्सपीरियंस आप बता दीजिए, क्योंकि क्या है मतलब सबका अपना अपना रीजन है कि आप क्यों गैप ले रहे हो, और सबके पास हम्म। अपने वैलिड रीजंस है। तो वाई टू अच्छा। फेक आउट अगेन, मैं वही एक कहती हूँ कि एक चीज क्यों मैं फेक बच्चों करो, को, आपको जो हाँ पता ही है। दूसरी हाँ चीज आप ये कह सकते हो कि मतलब जो कि ठीक है, दिस इज माई राइट एज फॉर प्रिपरेशन, इसके बाद तो मैंने कुछ ना कुछ करना ही है, तो मैं इस राइट टाइम को राइट जगह यूज करना चाहता हूँ प्रिपरेशन के लिए। तो यस, मेरे को तो इससे सही सही शायद आंसर है ये अगर बिल्कुल। ये अच्छा आंसर। अब सर मैं तो ये बोलूंगी कि सही गलत कुछ नहीं है, आपके जो एक्सपीरियंस है वही सही है, वही सच है। और वो किसी ना किसी वजह से आप गैप में हो, ठीक है, वो तो सच है ही ना। तो आप नेगेटिव नहीं जा, हाँ आपका आपका अप्रोच नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स लाइफ।
बाकी सब सही है, ठीक है ना। आप आपका कंस्ट्रक्टिव अगर आपका सोच है तो गैप किसी वजह से है भी तो क्या इश्यू। अगर आप कंस्ट्रक्टिव, अगर हाँ डिस्ट्रक्टिव सोच की वजह से है तो वहां पर यू नीड टू इम्प्रूव। वहां पर आप चेक कर लीजिए अपने आंसर्स, तो पता चल जाता है। वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका रोज का काम इंटरव्यू लेना है, रोज, है ना, इसका उसका रोज इंटरव्यू ले रहे हैं। अब वो लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, साइकोलॉजिकली भी इंटेलेक्चुअली भी वो जानते हैं आप क्या हो। तो अगर चलो आप मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्टिव वे में सोच रहे हो तो सब बच्चों ठीक से है। क्वेरी ले लेते हैं, आप लोगों को ही लेट हो रही होगी। हाँ सर। हम तो खैर रात हाँ रात पढ़ाते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज हाँ जिसको भी क्वेश्चन कुछ पूछना है वो अपना रेज हैंड करिएगा, फिर उसको अनम्यूट कर देंगे, बाकी सब म्यूट में ही रहेंगे, है ना। तो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी क्वेश्चन, आपको कुछ भी अपने इंटरव्यू से रिलेटेड डाउट हो कि नहीं, ऐसा है। हाँ राजन कुमार जी प्लीज अनम्यूट कर दो, अपना क्वेश्चन पूछो बेटा। और अगर कोई बोलने में माइक वाइक का इशू आएगा तो चैट में लिख देना क्वेश्चन, कोई इशू नहीं। Audible, sir? I'm audible? हाँ 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 ठीक है। यस। Good evening, everyone. आप पूछिए राजन। सर दरअसल मैं सर ये फर्स्ट अब तक सर मैंने मतलब बहुत जगह एग्जाम दिया है। फर्स्ट मैं बताया था सर कि मैं हाई स्कूल से डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक किया। पॉलिटेक्निक के बाद मैं लेटर एंट्री से सर बीटेक किया हूँ। 2020 मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैंने सर बहुत जगह एग्जाम दिए, अराउंड 30 to 40 और 50, और सर सब में मुझे फेलियर मिला। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट एग्जाम है, मतलब लाइफ का पहला एग्जाम है सर, और ये मतलब निकला है मेरा कुछ भी नहीं। इसमें टोटली सर फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मतलब सर उसमें फ्रस्ट्रेटेड सर कि मेरा क्यों होगा। मतलब भी देख रहा हूँ आप लोग बात करें एमटेक वगैरह वगैरह, और सभी लोग इंडस्ट्रियल हैं, सभी के पास इतना नॉलेज है। मुझे तो अपने आप विश्वास भी नहीं हो रहा कि मुझे ये जॉब क्यों मिलेगी। इसलिए मैं से अच्छा मार्क्स किया हूँ, अराउंड अराउंड 550 मेरा मार्क्स है अराउंड। उसके बाद मुझे सर ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं हो रहा है सर। और सर मैं इसको, और सर मैं पूछना चाहता हूँ सर मैं कैसे उसको बेनिफिट कर लूँ। मतलब मैंने खुद पॉलिटेक्निक किया, तो मैं मैं इस लड़कों को मतलब पेन जानता हूँ, जो लड़के वहाँ जो उनके साथ बैठ के पढ़ा हूँ, फिर मैं वहाँ पढ़ाने जाऊंगा तो मैं उनको जान सकता हूँ। इस चीज को मैं सर कैसे बेनिफिट अपने फेवर में कैसे लूंगा सर, और ये सब चीजें सर। हाँ समझ गया मैं आप लोग आपका क्वेश्चन। ये सर हाँ मैं पहले कपिल थोड़ा सर, सा। थोड़ा सा हाँ कपिल सर आप मैं करना ये कह रहा चाहेंगे। था, कपिल सर जरा अपने बारे में बताइए, आपने कितने एग्जाम दिए हैं हाँ और हाँ बिल्कुल, मैं वही बताना चाहूंगा। थोड़ा सा बच्चे को बेटा समझाइए कि आपने कितने एग्जाम दिए हैं बेटा और देखो, कितनी बार क्वालिफाई नहीं 2012 हुए। में 2012 से हम लोग लगे हुए हैं और हमें हाँ 2019 में जाकर सफलता मिली है। तो समझ लो 7 साल हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम भी दिए हैं और इतने सारा हम लोगों ने स्ट्रगल भी फेस किया है। तो चूंकि एक तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन भी काफी है, वैकेंसीज भी कम है, और फिर दूसरा हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग की अप्रोच होती है कि गवर्नमेंट जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें। तो वाट एवर, चलो वो जो भी रीजन है, जो भी आपका माइंड सेट है, हम उसकी तरफ चलते हैं, बात अब करते हैं। तो पहले तो आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आपने जैसे हायर, आप बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्या ये मेरे लिए निगेटिव होगा? तो नहीं, आपने डिप्लोमा कर रखा है तो ये भी आप लोग आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा वाले सब नहीं होंगे वहां पर, और एक डिप्लोमा वाला स्टूडेंट सही आंसर दे सकता है इंटरव्यू का ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि उनको डिप्लोमा के लिए ही स्टूडेंट चाहिए। तो आपको पता है कि आपने क्या क्या कमियां देखी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं डिप्लोमा के ड्यूरिंग योर डिप्लोमा, तो आप ज्यादा बेस्ट आंसर कर सकते हो जिसने डिप्लोमा नहीं किया है। मुझे भी नहीं पता कि डिप्लोमा में, यहाँ पे आने से पहले नहीं पता था कि डिप्लोमा का लेवल एक्चुअली क्या होता है, लेकिन आप तो पहले से जानते हो, तो आप लोगों के लिए, आपके पास वो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी एमटेक नहीं है या इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको आप हटा दीजिए। अब वो अब से पहले तो था उसकी वैल्यू कुछ, जब तक ये रिटेन नहीं था, लेकिन अब हो गया रिटेन। जब रिटेन हो गया तो अब उनका कोई भी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। आपने जब आप बीटेक आपने कर रखा है, बीटेक बेस पे सिलेक्ट होगी, केवल डिफरेंस ये रहेगा कि आपका जो सिलेक्शन ग्रेड पे होगा वो 5400 होगा। सिर्फ ये आपका एक, ये बोल लीजिए कि आपका थोड़ा सा लिटिल बिट 2-4 हजार का वो आपका कम आपको मिलेगा। जो एमटेक वाला है सिर्फ उसको 6000 का स्टार्ट उसका ग्रेड पे होगा। तो ये सिर्फ डिफरेंस है। बाकी अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मैं हायर स्टडी नहीं है मेरे पास और मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कुछ और नहीं किया, तो ये क्या मेरे लिए निगेटिव? बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है। आप तो डिप्लोमा कर रखे हो, उसी फील्ड के हो जिसमें आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, आपके पास तो अच्छे आंसर है। और दूसरा, बेसिकली पॉलिटेक्निक्स वाली जो जॉब है उसमें डिप्लोमा के लिए आप एकदम फिट हो, आप उनको आसानी से डील कर सकते हो। तो ये जो आपके मन में थिंकिंग आ रही है कि मैं क्या करूंगा ऐसी स्थिति में, तो वो बिल्कुल हटा दीजिए। कॉन्फिडेंस होके जाइए इंटरव्यू के टाइम में, एकदम आप सोचिए कि मेरा सिलेक्शन होगा,
आपका रिटन काफी अच्छा हुआ है, जैसे अभी अभी आप अपने मार्क्स बता रहे हो, तो इतने मार्क्स काफी अच्छे हैं। यदि आप इतने मार्क्स अचीव कर रहे हो 550 की रेंज में, तो 750 में से 550 काफी अच्छे मार्क्स हैं। आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाइए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है राजन, मैं एक चीज और ऐड करूंगा इसमें तुम्हारे कॉन्फिडेंस, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नर्वस लग रहे हो मुझे, जरूरत से भी ज्यादा। तो मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको। देखिए मैं वही बोल रहा था अभी कि जब आपका इतना बड़ा स्ट्रगल होता है ना, तो आप बड़े इमोशन में होते हो उस चीज के, कि आपको ये लगता है कि बस यार मेरी तैयारी, वो एक होता है, वो चेहरे पे आपके भी दिख रहा है कि यार मेरा निकला है पेपर ना, तो क्या मैं रैली में फिट हूँ इस लायक, यहाँ तो बहुत स्मार्ट स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत तेज तेज हैं, क्या मेरा अभी भी हो जाएगा। अभी कपिल सर ने बताया ना 12 से लगे हैं, तो क्या होता है ना, एक तैयारी करते 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 एक लेवल रेज हुआ, क्या पता आप अब उस लेवल पे पहुंचे जहां आपके अब कॉन्जिक्यूटिव हर साल एग्जाम निकलेंगे, समझ रहे ना। तो आप अब कॉन्फिडेंट वाले फेज में चलो कि अब तो मेरे पेपर निकलने शुरू हो गए, अब तो सभी निकलेंगे। बट ये पैनल को नहीं पता चलना चाहिए कि आपके सारे एग्जाम निकलेंगे, ताकि उसे ये ना लगे कि तो कल भाग जाएगा, समझ रहे ना। वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए है कि अब आपका वो लेवल आ गया है, तो अब ये चीज पीछे का भूल जाओ, ये चीज ठीक है ना, कि मैं जीरो से उठाऊं या ऐसा कुछ नहीं, वो सब भूल जाओ। फिलहाल सिर्फ ये याद रखो कि आप उस लेवल पे हो कि अब आप हर एग्जाम निकाल सकते हो, समझ रहे ना। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा और पॉइंट में मुझे याद आ रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था, अब जब इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपना बताया था कि एक क्वेश्चन जनरली एमटेक वालों से होता है कि भाई आप तो एमटेक को पीएचडी करके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, तो आपके लिए तो क्वेश्चन ही हट गया हो। तो आपको तो एक समझ लीजिए कि आपके सामने तो एक जो हर्डल थी वो हट गई। आप यहाँ पे क्या आंसर दोगे, ऑन दैट हीट ऑफ मोमेंट में क्या आंसर निकल जाता, तो वो आंसर आपके सामने है ही नहीं। आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट जॉब है, बिल्कुल फिट हो आप इस जॉब के लिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो एकदम परफेक्ट है। तो आप तो इस बात के कॉन्फिडेंस चलिए और इंटरव्यू दीजिए मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिलेक्शन होगा डेफिनेटली। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आयुष आप कुछ पूछना चाह रहे बेटा, पूछिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। राजन आप म्यूट कर लीजिए और आयुष अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मेरा इवनिंग। क्वेश्चन राजन क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि जैसे उसने बताया उसने पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किया है, मैंने सिंपली बीटेक किया है डायरेक्टली, तो इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या कोई विड्रॉ मतलब पीछे तो नहीं हो जाऊंगा इंटरव्यू में, नो इसका क्या नो फर्क नो नो पड़ेगा? नो, देखो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी बीटेक, मिनिमम एलिजिबिलिटी बीटेक है। एमटेक अगर आपके पास है, मिनिमम नहीं, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, बिल्कुल रिक्वायर्ड बीटेक है, बिल्कुल रिक्वायर्ड मिनिमम बीटेक है, नहीं है, रिक्वायर्ड। मिनिमम नहीं उसके है, अलावा रिक्वायर्ड है, सब एक्यूरेट। एक्स्ट्रा है वो। यस मैम, सही कर रही हैं, रिक्वायर्ड आपकी बीटेक है, वो आपके पास है, तो आपको फिर उससे क्या करना है, आपको डिप्लोमा नहीं है उससे कोई ऐसे सोचने वाली और बात यार नहीं है। ये आपके क्वेश्चन पास तो बीटेक है, यहीं आप से खत्म रिक्वायर्ड हो है। जाता है, आपके पास जो दोनों एक्सपर्ट बैठे हैं दोनों बीटेक हैं, तो मतलब दोनों नहीं, प्रेफरेंस। बीटेक। मैं एक्चुअली एमटेक अच्छा हूँ सर, वो, नहीं नहीं, हाँ मतलब मेरे ख्याल वैसे से एमटेक है, एमटेक है, बट डिप्लोमा ठीक है। दोनों में से किसी का डिप्लोमा नहीं नहीं है है ना, हमारे डिप्लोमा पास, बैकग्राउंड। आप मान डिप्लोमा के नहीं है। चलिए उसका कोई बेनिफिट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बंदे हैं जो बीटेक है और उनका सिलेक्शन हो रखा है, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बीटेक है, ओके ठीक थैंक यू। है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है वो। उस चीज में मत मैंने जाओ, क्या क्या बगल वाला क्या है, आपका अगल बगल वाला क्या है, ये चीज से बिल्कुल मत सोचो। आपको अपना सोचना है बस। अच्छा कि एक आपको भी एक सिर्फ, बच्चे का यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा कुछ कह रहे हैं सर, प्लीज बोलिए। हाँ कपिल सर, मैं सर। बोल रहा सिर्फ एमटेक वाले जो हैं उनसे कंपेयर आप कर रहे हो ना, एमटेक वालों का एक ग्रेड पे एक्स्ट्रा है बस, और कुछ नहीं बस है। और कुछ नहीं है, सही रिक्वायर्ड बात है। बीटेक है, अगर आप वो बीटेक तो हो। बात की बात है, वो तो जब वो तो आपको हाँ, जॉब मिल आफ्टर जाती है तो अपॉइंटमेंट बात की होगा ना बात है। अभी। बिल्कुल अभी बिल्कुल, तो वो अभी आफ्टर तो वो बच्चों की बात अभी तो बच्चों की हालत है, इनके 500 रुपए आप कम भी कर दो तो भी तैयार है। कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो वो इश्यू ही नहीं है अभी। अच्छा एक मनीष का, एक बच्चे का क्वेश्चन है यहाँ हाँ, पे, मैं पूछ लेता हूँ। उसने लिख के भेजा है। वो कह रहा है कि जैसे मैंने एमटेक 1 एक साल में ही ज्वाइन करके छोड़ दी थी, तो वो कह रहा है कि ये चीज बतानी चाहिए या नहीं। अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो आपके ने किया वो आप बता दो, जेन्युइन अगर आपका रीजन है तो। और यदि आपने मस्त, मेरे हिसाब से अगर एमटेक कोई मेरे बहुत हिसाब से तो अच्छा, मत ही बताओ। नहीं, क्या जरूरत है उसको हाँ। बताने की? हाँ मतलब आधे अधूरा वैसे बता के कोई कोई मेरे फायदा रीजन को नहीं भी है। नहीं लगता बताने की जरूरत है, उसकी तो मेरे जरूरत हिसाब ही से नहीं है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब जॉब से भी एक कर चीज कंप्लीट है, ही लो, नहीं मतलब किया आप तो। मेरे को ये लगता है कि क्विट अगर करना कोई भी एमटेक, चीज और नेगेटिव ही है। हाँ अगर एमटेक कोई बहुत अच्छी जगह से आपने क्वालिफाई करके निकाला है, तो एक बार का शायद कुछ बताने लायक है ही। अगर जनरली एमटेक कहीं से भी कर रहे थे तो फिर क्या ही हम्म बताना है, बेकार, छोड़ो। जो चीज है ही नहीं है पूरी, हम्म उसको बोलने का जिक्र करने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐड ही नहीं होगा फिर क्वालिफिकेशन में, तो कोई फायदा नहीं है हाँ, वो बताने का। एडवांटेज नहीं मिलेगा उसको कुछ। अच्छा एक और क्वेश्चन और, डिसएडवांटेज मिल सकता है कि एक आपने क्वेश्चन क्विट और है। किया। बिल्कुल अलग बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट से हूँ, यूपी से। अच्छा एक क्वेश्चन और है सर, मैं अदर, एक रौनक का क्वेश्चन है कि सर मैं अदर स्टेट से हूँ, यूपी से नहीं हूँ, तो मुझसे क्या अलग से पूछा जा सकता है कुछ मतलब इस टाइप का एचआर या कोई क्वेश्चन। कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, अदर स्टेट से हैं, बस डिफरेंस ये होगा यदि आपके पास अपनी कोई कैटेगरी थी अपने स्टेट की, तो वो कंसिडर ना होगा, आप सिर्फ जनरल में फाइट करोगे, और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई आपसे मुझे कोई लगता है डिफरेंशिएशन कि नहीं। एचआर का क्वेश्चन बनेगा।
मुझे लगता है थोड़ा 4 का एक्सप्लेन कर क्वेश्चन देंगे, बनेगा, मैम एक्सप्लेन कर देंगे उसको अगर बन क्योंकि सकता है मुझे तो। लगता है कि एक क्वेश्चन बनेगा कि आप अपने घर से इतने दूर कैसे नौकरी करोगे। दूर भी ऐसा थोड़ा कि आप कहीं के हो, आप लखनऊ में आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको तो पूरे यूपी के किसी भी इंटीरियर में नौकरी मिल सकती है, हाँ, पॉसिबली मतलब इंटीरियर में ही रीजन के मिलेगी, ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो फिर वो पूछेंगे आप क्यों इतना दूर, आपका फैमिली उधर है, आपको दिक्कत नहीं होगी नौकरी करने में, क्योंकि छुट्टियों में कैसे जाओगे, कैसे मैनेज करोगे। तो इस पर एचआर का क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक चीज मैं सभी नेगेटिव बच्चों से नहीं कहूंगा। जाएगा ड्राफ्ट में, नेगेटिव तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बनेगा जरूर कि आप बहुत दूर, आप रहने एक वाले चीज कहाँ के तो हो? मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा याद रखो, क्या कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। ठीक है, वो किसी ना किसी वे में ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, मतलब चाहे वो रीजन पे बेस्ड आएगा, आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड आएगा, ठीक है, आपकी कोई क्वालिफिकेशन पे बेस्ड आएगा, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन एक बार तो ये कंफर्म करेगा ही करेगा, खासकर आयोग के जो होंगे, कि आपको रियली में जॉब चाहिए। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इधर गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ये नहीं हाउ चाहती है कि डेस्परेट कोई यू आर बंदा टू ज्वाइन जॉब। करे और छोड़ दे कुछ दिनों में। ठीक है, या कोई इतना ब्रिलियंट वो हायर करें जिसके 10 पेपर निकले हो, वो यहाँ पे आने के बाद पीसीएस की तैयारी में लग जाए, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। सीट खराब कर दे। बिल्कुल, सीट खराब कर दे। तो इसलिए उसके पीछे एक स्ट्रांग आपके पास आंसर हमेशा होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आएगा, आपको ये विलिंग दिखानी ही दिखानी है कि मुझे तो ये जॉब चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चे का और है, डॉक्यूमेंट्स जनरली क्या क्या ले जाने होते हैं। ये तो मेरे ख्याल से सर लिस्ट आई होगी बच्चों के पास, क्या क्या लिस्ट आई भी होगी बिल्कुल, ये इंटरव्यू के टाइम में ना हाँ सर, आप जब इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करेंगे तब उसमें लिस्ट होगी, सब अवेलेबल, पूरी लिस्ट होगी। हाँ, इवन फोटोकॉपी भी आपको बताई जाएंगी, कितने सेट फोटोकॉपी लेकर जाना है, वो सब जानकारी उसमें आपके पास अवेलेबल होगी। तो इसमें तो कोई गैसिंग करने वाली बात ही नहीं है बेटा, ये तो मतलब जैसा हाँ, एज पर इसमें रूल इसमें आएगा। सर तो मैं मिल एक जाएगा सर। एक सर एक केस मुझे याद आ रहा है। एक मेरा फ्रेंड था, वो एक्चुअली यूपी के अंदर जो जाट लोग होते हैं वो ओबीसी होते हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट था वो शायद एक्सपायर था जब वो इंटरव्यू देने गया था, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप लोग एक बार, जो लोग कैटेगरी वाले हैं, जो यूपी में कैटेगरी में आते हैं, वो लोग थोड़ा सा ये ध्यान रख लें कि अपना जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है, जो शायद 3 मंथ से, आई थिंक, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं उसके बारे में, उसको अपना परफेक्टली बना के रख लें, तैयार रख लें, क्योंकि बाद में ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसने उस समय लगा दिया वो आउटडेटेड सर्टिफिकेट अपना, और उसको ये बोला गया कि आप विद इन 7 डेज यहाँ पर पहुंचवा दीजिएगा। अब उसने बाई पोस्ट से वो पहुंचवा दिया, भाई अपने घर पे गया, 1-2 दिन में बनवाया, बनवाने के बाद उसने बाई पोस्ट कर दिया, वो किसी वजह से पहुंच नहीं पाया टाइम से, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि अभी तक भी उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो अगर किसी का ऐसा है कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो अपना पहले से ही तैयार कर ले, अगर आउटडेटेड हो चुका है तो। डॉक्यूमेंट्स, अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो रेडी रखो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट होना तो मतलब इससे वर्ष तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल। अच्छा, रिजेक्ट तो नहीं होते, वो आपको प्रोविजनल दे देते हैं, टाइम पीरियड देते हैं शायद हाँ, ज्वाइन तो वो करने 7 के लिए। डेज 7 डेज का होता है जनरली, 7 डेज के अंदर पहुंचाना होता अच्छा, है। हाँ यूपी में ऐसा होता होगा शायद, मतलब हो उस जाता समय है वो उसके केस बाद में में 7 डेज का शायद, टाइमिंग कुछ दिया था ऐसे भी। हमको। हाँ फिर भी पहले ही रेडी रखो, अभी टाइम है हाँ इंटरव्यू का, बिल्कुल, तो अभी अब रेडी रखिए। हाँ, वो तो सही बात है, पहले से ही रखो, क्यों पॉसिबिलिटी क्यों लानी है। पढ़ना इंश्योर करो। पॉसिबिलिटी क्यों लानी है, ऐसी बिल्कुल सही बात है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। सही बात। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चे का है बेसिकली सर, टेक टर्म थोड़ा सा लैंग्वेज को लेके है बच्चा, कि हिंदी इंग्लिश, वही अपने क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो देखो क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझाना है, आप कैसे समझाओ, लेकिन इजी वे में अपना जैसा समझा सकते हो वैसा समझाओ, उसमें लैंग्वेज इश्यू तो नहीं होगा कपिल सर? नहीं, टेक्निकल टर्म आप नहीं। इंग्लिश में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो हिंदी आप बोलिए। यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो सीबीएसई से पढ़े हैं थ्रू आउट, उनको हिंदी में दिक्कत आ सकती है, तो आप अगर हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं तो ट्राई करिए, आप इंग्लिश में ट्राई करिए, हो सकता है वो खुद ही आपको बोल दें कि आप हिंदी में बोलें। तो ऐसी मुझे नहीं लगता, मुझे वैसे तो नहीं लगता यूपी यूपी वाले के हैं अंदर वो हिंदी हिंदी बोलेंगे में। बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तो बाकी मुझे नहीं लगता। लेक्चरर का जो पैटर्न चलता है मेरे ख्याल से, वो तो हिंदी बेस्ड ही चलता है सारा का सारा। हाँ, हिंदी बेस ही चलता है, बिल्कुल हाँ, तो फिर क्या इशू है, हिंदी मतलब बेस क्या ही चलता है। डिमांड करनी है। आपकी बात सामने वाले के समझ में आनी चाहिए बस, नहीं, एक एक मैं थोड़ा ये बता दूं, आप और लोगों ने कुछ जब नहीं। फॉर्म भरा होगा ना, आप जो भी जगह सर, सामने वाले के। जिनका क्वेश्चन आपने फॉर्म भरा तो उसमें एक लैंग्वेज होती है कि आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। यूपी में जॉब कर रहे हैं, उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं, हिंदी का ज्ञान बिल्कुल अनिवार्य है, तो हिंदी ये का पॉइंट है। ज्ञान। तो यदि कोई ऐसा है कि जिनको हिंदी नहीं बोल पाते, वैसे मुझे लगता नहीं कोई ऐसा होगा, बट अगर ऐसा कोई है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि वो लिखा हुआ है, हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। तो मेरे हिसाब 10th से में तो अनिवार्य आप है। कॉल कैसे करते हैं। अच्छा, एक बच्चे का बड़ा सर सिंपल सा इतना क्वेश्चन है। ध्यान रखो कि जो आप बोल रहे हो ना, वो सामने वाले के समझ में आना चाहिए। अगर आप बहुत तेज बोलते हो तो धीरे बोलना सीख लो, अगर आप बहुत बिल्कुल लो वॉल्यूम में बोलते हो तो थोड़ा सा ऑडिबल वॉल्यूम में बोलना सीख लो। यहाँ प्रैक्टिस कर लो कि आप कम्युनिकेबल हो, आपकी बात दूसरे को समझ में आ रही है।
बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हिंदी सबको समझ में आती है, पैनलिस्ट को भी आती है और आपको भी आती है, सबको ही आती है। हाँ शिवानी बेटा क्वेश्चन यूपी के अंदर, यूपी। अनम्यूट कर लो बेटा, क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ आ रही है आवाज। नहीं अभी बहुत कम आ रही है बेटा, आपके पास साफ नहीं आ आपकी रही। आवाज कम आ रही है। माइक क्लोज लाओ। अब आ रही है? हाँ 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 पूछिए। अब आ- सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि पहला तो गैप वाला ही था। मैं 2018 की पास आउट हूँ और डिप्लोमा मेरा भी है, तो वो चीज़ तो क्लियर हो गई है। मतलब कोविड ही रीजन देना है या फिर ये बोलना है कि निकल ही नहीं रहे थे एग्जाम्स, या फिर। और दूसरा ये है कि अगर वो टीचिंग कराते हैं तो क्या वो चॉक देते हैं या फिर मार्कर व्हाइट बोर्ड पे कराते हैं? मार्कर व्हाइट बोर्ड मैडम, ओके सर। मार्कर एंड व्हाइट बोर्ड वहाँ पर अवेलेबल है। और मतलब थोड़ा सा अगर आपने कभी टीचिंग नहीं की है तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, बोर्ड पे जाके प्रेजेंट भी कर देते हैं, और जो हमने बोर्ड पे ड्राइंग बनाई है या जो लिखा है उसको हम साफ नहीं करते। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो एडिकेट अच्छा नहीं है। तो आपने जो लिखा है उसको क्लीन करके तब आके बैठना, ये बड़ा ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्कर है। बोर्ड होगा, ओके सर। क्योंकि वो ना प्रेशर रहता है उस समय, तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमने बोर्ड पे क्या लिख दिया। वो तब तक बुला लेंगे, अच्छा आ जाइए आ जाइए बैठिए। तो हम क्या करते हैं, वो मार्कर डस्टर वहीं पे रखते हैं। और इवन कुछ लोग तो क्या करते हैं, कहीं भी रख देते हैं या अपने हाथ में ले जाते हैं सामने टेबल के पास। तो ऐसा ना करें, जहां से आपने उठाया ना मार्कर डस्टर वहीं पे रखें और क्लीन करके। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर, अगर ये आप पूछ रिप्रेजेंट कर रहे लीजिए हैं तो कि मैं इसको रब कर दूं। हाँ ये पूछ भी सकते हो, बिल्कुल पूछ भी सकते हो। हाँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि अगर हमें बाकी का इंटरव्यू वाला जो है वो हमें हिंदी में रखना है, तो इंट्रो हमें इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में? अगर हिंदी बोले तो ऐसा नहीं कि शुद्ध हिंदी बोलना हो, ऐसा है ना नहीं कि नहीं बाइलिंगुअल नहीं, कर सकते हैं? बिल्कुल जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, बस यही होना है सेम। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश में अगर थोड़ा सा टर्म आ जाए तो वो गलत इफेक्ट डाले? नहीं नहीं, टेक्निकल टर्म तो मैडम इंग्लिश में ही सभी लोगों को याद होती है। मैंने बताया ना, टेक्निकल टर्म तो यहाँ पे जॉब में आने के बाद पता चली कि हिंदी में ही बोलते हैं, इसको नहीं पता थी पहले। तो टेक्निकल टर्म तो सब आपकी इंग्लिश में रहती हैं, और वो भी इंग्लिश में समझते हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग बैठे हैं, जो प्रोफेसर वहां पर बैठे हैं MNIT से वाट एवर जहाँ से भी, वो लोग भी उसको इंग्लिश में जानते हैं। हिंदी हो सकता है उनको भी ना पता हो। तो नॉर्मली जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही आपको बात करनी है। स्ट्रेस को स्ट्रेस बोलना है, ठीक है मैडम, और अपना स्ट्रेन को स्ट्रेन बोलना है, मोर सर्कल को मोर सर्कल बोलना है। वो तो खैर चलिए नेम है। और नॉर्मली आप जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही आपको बात करनी है। टेक्निकल टर्म इंग्लिश में बोलते चले जाइए, वही वही वो जानते भी हैं। टेक्निकल वो जो एक्सपर्ट है वो भी इसी को जानते हैं। एक्चुअली मैंने डिप्लोमा भी किया है, तो हिंदी टर्म में मुझे उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन काफी टाइम से मैं बीटेक में तो इंग्लिश टर्म आते हैं, तो बहुत सारे टर्म्स में भूल भी चुकी हूँ। मतलब कुछ कुछ की नहीं पता है, तो वो तो इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत कुछ नहीं है इसमें बल्कि एक थोड़ा सा आप अपने आप पे ऐड ऑन कर सकते हो, जो मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होगा। जैसे जब आप प्रेजेंटेशन करोगे ना मैडम अपनी, एट दैट टाइम आपको क्या करना है कि जैसे इंग्लिश में तो आपने बता ही देना है कि ये चीजें ये होती है, ये चीजें ये होती है। साथ में यदि आपको हिंदी भी आती है तो हिंदी भी लिख दो साथ में बोर्ड पे ही। प्रेजेंटेशन करते हो तो उसकी हिंदी में भी लिख दो बोर्ड पे साथ में। तो इट मे भी कि वो थोड़ा एडवांटेज हो आपके लिए, कि उनको लगे कि ये प्रेजेंटेशन बोथ द लैंग्वेज ओके है इनका, और अच्छे से इन चीजों को समझा पा रही है। तो अगर ऐसा कर सकते हो तो कर जी, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ये टीचिंग की जॉब है, तो मतलब ऐसा है ना कि लाउडली बात करनी होगी। अगर किसी की आवाज उतनी लाउड नहीं है, जैसे मेरी नहीं है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मैं क्या करूँ इसके लिए? नहीं मैम, थोड़ा सा देखो, हम वहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, 3 या 4 जो भी हैं, एटलीस्ट उन लोगों को आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये तो एक जेन्युइन सी बात है। अगर आप इतना बोल पा रहे हो, सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि क्लास में 60 की स्ट्रेंथ होगी। और जनरली यूपी के कॉलेजों में माइक आपको एक आध कॉलेजों में भी, जो लखनऊ वगैरह में है, वहां पर मिल सकता है, जो क्लास पूरी इनबिल्ट होंगी विद माइक फैसिलिटी। बाकी आपको नॉर्मली ही बोलना है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप, अभी तो टाइम है, आप तैयारी करिए, थोड़ा सा बोलिए साथ में बैठा के अपने घर पे पेरेंट्स को, साथ में उनसे बातचीत करिए थोड़ा, तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। मिरर पे प्रैक्टिस करो। मिरर के साथ में भी कर सकते हो, वेरी गुड जी। सर एक और क्वेश्चन था कि ड्रेस कोड क्या होगा? सॉरी मैम, फिर से रिपीट ड्रेस करेंगे? कोड क्या होगा? ड्रेस कोड मैम, ड्रेस कोड ड्रेस कोड ओके। ये तो मैम ज्यादा अच्छा बताएगी तुम्हें। हाँ मैम ज्यादा अच्छा बताएंगी फीमेल के लिए, बिल्कुल सही बात। मैम मैम अभी पॉज हो गई शायद, स्किन वो बेबी छेड़ रहा था ना उनका।
हाँ, देखो बॉयज के लिए तो मैं तब तक बता देता हूँ, बॉयज अपने फॉर्मल में जाएंगे। प्रेफरली अगर आप लोग व्हाइट शर्ट और डार्क कलर पैंट लाइक ब्लू या ब्लैक एंड टाई का यूज भी कर सकते हैं, आवाज और मुझे शूज आपके क्लियर नहीं आ फॉर्मल। रही है। एक बार मैम वो कर लीजिएगा एक बार हाँ आप तो दिख रहे हैं आप। अब दिख रहे हैं मैम? हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ तो ये बच्चा क्वेश्चन ड्रेस कोड पूछ रहा था बच्चा आपसे ना, कि गर्ल्स के लिए ड्रेस कोड क्या सही रहेगा। आउट हो गए, डिस्कनेक्ट हो। चलो कोई बात नहीं शिवानी, मैं ड्रेस तब कोड तक का पता कर लेंगे तब तक। ओके सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ तब तक। समर ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी हमें प्रिपरेशन करनी होगी सर। जैसे मेरा कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने तब से कोई जॉब नहीं की है, ना टीचिंग की या फिर कोई कैसी भी जॉब, मैं सिर्फ प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। तो उसके लिए मुझे अपना समर ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। मैडम देखो ये एक्सपर्ट पर डिपेंड करता है। हो सकता है एक्सपर्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले, और हो सकता है ना भी पूछे, ये तो टोटली एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यदि आपने प्रोजेक्ट अपना बनाया है तो आपको बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट उसकी हो, आप ये तो बता सकें कि आपने क्या बनाया है, कैसे तैयार किया है, बट ये टोटली एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सर तो क्या उसमें मतलब कपिल सर ये क्या कोई फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं क्या जिसमें हाँ इसकी जी, डिटेल फॉर्म भरा मांगते जाएगा। हैं? नहीं, जी जी प्रोजेक्ट जी। की डिटेल नहीं मांगते नहीं, हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल अभी तक तो नहीं मांगी किसी भी फॉर्म में, वो तो सिर्फ अच्छा, जब यही आपका मतलब। इंटरव्यू लेटर आएगा ना, उसी के हाँ, साथ ही आपके डॉक्यूमेंट के लेटर के साथ में एक आपका क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, मुझे एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा, एक आपका बायोडाटा फॉर्म बनेगा। उसमें आपकी अच्छा। सारी डिटेल भरी जाएंगी, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, जिन्होंने डिप्लोमा किया, बीटेक किया, सब डिटेल उसमें आपको भरनी है। उसमें हॉबीज वगैरह हम्म, भी आप भर सकते हैं, उसकी ऑप्शन आपके पास होगी। तो उसमें जब आप भरेंगे तो उसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है प्रोजेक्ट वगैरह की कोई नहीं था, प्रोजेक्ट अभी का तक तो नहीं। कोई नहीं था, प्रोजेक्ट का नहीं बट है। मेरे हिसाब से बाकी ना एक्सपर्ट इस तरह का क्वेश्चन सर्कमस्टांसेस बेस्ड भी हो सकता है। जैसे कि कभी हाँ, आपसे राय ले ली कि भाई हाँ आप जी, अपने पॉलिटेक्निक के बच्चों को क्या क्या हेल्प कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये बोलोगे कि मैं पढ़ा दूंगी, मैं अच्छी प्रोजेक्ट्स बनवा दूंगी, तो फिर आपके प्रोजेक्ट पे भी आएगा अच्छा आपने क्या बनाया बिल्कुल था। बिल्कुल। तो मतलब ये क्वेश्चन सर्कमस्टांसेस बेस्ड होंगे। तो इतना वेल प्रिपेयर्ड तो हो कि आप अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक बता रहे हैं तो आपको उसका बेसिक भी पता हो। हाँ, बाकी बस बेसिक पढ़ लो। ये भी अंडरस्टूड है रीजन कि सर बहुत ज्यादा चीजें ध्यान नहीं है मुझे अपने प्रोजेक्ट की, बट मैं एक बार अगर उसे देख लूंगी तो मुझे याद सब आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस ऐसा भी जब अगर डेप्थ में चले जाए कोई उसमें तो तब ये रीजन भी है उसके पीछे, कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी सेम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी होता है। बट अगर रिसेंट आपने कोई चीज करी है तो उस चीज का बिल्कुल पता होना बहुत जरूरी है। बट अगर 4 to 5 years हो गए तो देन इट्स ओके कि जितना बेसिक है सर ये था, बाकी उतना मुझे इसका अभी रिवीजन में नहीं है मेरे कि क्या है क्या नहीं, इस टाइप से सर चलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम वही है, मेरे को बीटेक का तो बहुत अच्छे से याद है, लेकिन जो डिप्लोमा में मैंने किया था एक्चुअली वो बहुत अच्छे से नहीं किया था, तो उसका मुझे ज्यादा पता नहीं, तो कोई बात नहीं इसीलिए। कोई बात कोई नहीं, वो चल बात नहीं, आप सकता कोई है। उसको दिक्कत नॉर्मली नहीं। बोल उसमें सकते हैं उसमें मैडम, ये कोई रीजन जोड़ दिक्कत लो ना कि सर वो एक टीम प्रोजेक्ट था, उसमें मेरा रोल ये था, तो जितना आपको पता उतना अपना रोल डिफाइन कर दो कि मेरा रोल ये था सर उस प्रोजेक्ट में, अपने आप ही वो क्वेश्चन संक्षिप्त हो जाएगा फिर। बस कॉन्फिडेंटली जो भी है ना, जो भी है उसको कॉन्फिडेंटली आप बता दो बस। बाकी कुछ नहीं है कि ये नहीं कि मतलब मैं नहीं कर पाई, मैं भूल गई, की जैसे जरूरत नहीं है। मैम ने वो आप बात सीधा अच्छी बोली बोलो थी कि ना कि हाँ ऐसा ये कुछ है। बताओ ही मत जिसपे आपको ही खुद डाउट हो। बस ऐसा कुछ मत बताओ, बस जो चीज आपको 100% पता है वो चीज बता दो, तो बस आपको बस क्लियर सीधे कट बता रहेगा, दो। ठीक है, बस कोई इशू नहीं है। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है शिवानी, कुछ और पूछना है? थैंक यू। और इस बीच ऐसा नहीं है हमने गाइडेंस सेशन ये किया है, इस बीच भी आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे सर हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, मतलब हाँ, तो व्हाट्सएप मैं या टेलीग्राम एक के बार थ्रू। बता देता हूँ मैं बच्चों को सर। हाँ हाँ, तो बच्चों ये सब हम मॉक इंटरव्यूज भी अभी हम कराएंगे। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स भी जैसे सर भी हैं हमारे साथ, कपिल सर, इनको भी हम एज ए एक्सपर्ट ही पैनल में बिठाएंगे। और भी हमारे साथ अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। तो बिल्कुल आपका जो बिल्कुल जो इंटरव्यू होता है उसी की तरह हम अपना पैनल बनाएंगे, और आपका जो इंटरव्यू हम जो कंडक्ट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, और तो आपको पूरा आपको जो भी मतलब एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, रियल टाइम जो इंटरव्यू होगा वो हम आपके लिए अरेंज करवाएंगे अभी। हाँ बच्चे पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? शिवानी? सर हमें उत्तराखंड आना होगा। नहीं 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 अभी, नहीं, अभी तो टेंशन ऑनलाइन ना लो। ऑनलाइन। अभी अभी तो कोशिश ऑनलाइन फर्स्ट ही हमारी भी कराएंगे। ऑनलाइन है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे अभी बहुत मतलब तुम लोग तो पूरे हाँ, ऐसे कंट्रीज मतलब यूपी से हैं बहुत बहुत लेकिन दूर हो। सब इधर उधर हैं। तो कोई बात नहीं, अभी कोई हाँ, इशू नहीं है, कोशिश ऑनलाइन की करेंगे, जितना हो सकता है हाँ, ऑनलाइन में गाइड करने की कोशिश करेंगे। वो चीज है, ऑफलाइन कर पाते तो बहुत अच्छा था, बट कोई इशू नहीं है, मतलब वो चीजें हो जाएंगी अभी क्लियर।
इतना तो हाँ। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लेके चलना ना, जो जो चीजें बताई जाएंगी उन पे वर्कआउट करोगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन हम पूरा मतलब आपको इस चीज के बारे में पूरा गाइड करेंगे और पूरा किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू होगा उसका प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा आपको, ठीक है। मतलब जैसे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी जो भी कमियां हैं एक्सपर्ट के थ्रू, एक्सपर्ट उस पर मार्क्स देंगे, बताएंगे, फीडबैक देंगे आपको कि आपका ये चीज यहाँ पे सही नहीं थी, आपको ये चीज इंप्रूव करनी है। तो हर इंटरव्यू के बाद वो आपको पूरा फीडबैक देंगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस अपना अच्छे से सब्जेक्ट वगैरह जितने भी हैं वो अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए बढ़िया तरीके से और कॉन्फिडेंटली जाइए। और बिल्कुल भी ये बच्चे कुछ जो सोच रहे हैं कि यार मेरा पहला एग्जाम निकला है, हो सकता है अब लास्ट हो, फाइनल सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो बिल्कुल है ना, तो बिल्कुल नहीं सोचना कि यार मतलब क्या बात है, हो सकता है पहली बॉल में ही सिक्सर लग जाए, ठीक है। तो ये बस सोचना नहीं है आपको ना, ज्यादा मत सोचो, मेहनत करते रहो, अपना आराम से प्रिपेयर करो। सब लोग आप लोगों के साथ हैं और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हम लेके आए हैं, जैसे आपने कपिल सर से मिले हो। ये खुद मैं बार बार इनका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये इतने सालों से इतना अच्छा इनका एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव फील्ड में, मतलब उन्होंने कब से स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद आपने खुद ही देखा कि इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर यूपी के जो एग्जाम है आई थिंक 2-3 बार ही कंडक्ट हुए हैं, सारों बार इन्होंने निकाले, है ना। तो आप खुद ही देखिए कि मतलब एक बंदे का कितना लेवल अप, और ऐसा नहीं है कि मतलब फाइनल फिर सेलेक्ट भी नहीं हुए, लेकिन आपको कहीं से सर को फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही ना। देखो कितने कॉन्फिडेंट ये पहले भी ऐसे ही थे। अब ये मैं सोच रहा कि उनका सिलेक्शन हो गया तो इसीलिए वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, ये पहले भी ऐसे ही थे, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्ट्रगल के बारे में सोचना नहीं है। स्ट्रगल के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है ना, वो तो बहुत मजा आता है, उसको तो उसका तो एंजॉयमेंट ही अलग होता है ना। तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है आप लोगों को, बस अपना प्रिपेयर करो साथ में, जैसे आपने रिटेन के लिए प्रिपेयर किया अच्छे से, ऐसे ही आपको बस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है और अच्छे से अपना इंटरव्यू देना है। बाकी जो भी कमियां होंगी, जो भी दिक्कत होगी, वो मिलजुल के आपको जो है हम लोग सॉर्ट आउट करवा देंगे। देखो हमारा टारगेट बड़ा सिंपल है बच्चों, है ना। हम लोग आप लोगों के लिए ये क्यों कर रहे हैं, ताकि कल के दिन आप लोग भी हमारे पैनल पे होंगे, है ना। तो यही हम लोग का भी टारगेट है। हमारा लालच है ये। तो हमारी टीम यही है कि हम इस तरह से बढ़ती जाएगी टीम और आगे हेल्प करते जाएंगे अपने जूनियर्स को, यही सोच के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी प्लान क्या रहेगा, आज अच्छा गाइडेंस सेशन मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा, काफी बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी पेपर के बारे में। और अब एक हफ्ता लगभग जो है आप लोग उन चीजों पे काम करो जो चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 1 वीक बाद हम लोग क्या करेंगे, तब मॉक इंटरव्यूज की प्लानिंग करेंगे, ताकि आपके जो रियल इंटरव्यूज हैं अगर मई में होते हैं तो उससे पहले कम से कम 10-15 दिन पहले या 10-12 दिन पहले आप लोगों के मॉक इंटरव्यू हो जाए, जिससे कि आप लोग को अगर फिर भी कोई चीजें बताई जाएंगी तो उस पर भी आप काम कर सके, ठीक है। तो वो हम लोग पैनल अपनी तरफ से बना रहे हैं। पैनल बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि रियल टाइम रहे, मतलब हम आयोग टाइप बंदे को भी देख रहे हैं कि आयोग से जो हो वो किस तरह का मेंटलिटी वाला बिठाएं, टेक्निकल वाले किस तरह के बिठाएं। तो वो सब हम लोग के ऊपर आप ट्रस्ट करिए, है ना, इतना भरोसा तो आप लोग को सबको है ही। तो बस उससे जो भी फीडबैक आएगा उस पर काम करेंगे, देन चलते हैं, ठीक है ना। बाकी देखो किसी का होगा नहीं होगा आपको ही पता है, दैट इज नॉट इन अवर हैंड। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, वो लाइफ जैकेट, बस दैट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। वो करके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है ना। तो कपिल सर लास्ट में बच्चों को कुछ कहिए और फिर एंड करते हैं, है ना। हाँ कपिल सर, एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जरा थोड़ा सा बच्चों को कुछ मोटिवेट करने के लिए जॉब प्रोफाइल बताइए कि मतलब ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो जॉब प्रोफाइल है एक्चुअली मतलब कितना अच्छा एक्साइटिंग है, क्या है, थोड़ा सा और कोई कमियां भी हैं सर वो भी बता दीजिए, कोई इशू नहीं। मतलब सब कुछ बताइए बच्चों को ना, थोड़ा लगे कि हाँ। बताता हूँ। देखो बच्चों, आपको मैंने जब भी बताया इंटरव्यू के टाइम में, इंटरव्यू यहाँ पर जो लोग देने आते हैं वो ऐसे भी आते हैं जो ऑलरेडी कहीं पर वर्केबल है। जैसे मैंने बताया कि BHL वाले, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो लोग JWM पे वर्क कर रहे हैं, वो लोग भी इसका इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि लोग इसको कितना चाहते हैं, इस जॉब को। लोगों के हो सकता है अपने अपने कुछ आइडिया हो कि लोग इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग है कि इसमें जो पे स्केल है वो बेस्ट है। पे स्केल आपका ऑफिसर ग्रेड 2 का है, और अब जब जिन लोगों का एमटेक है, जब से AICTE लगी है, उनका तो 6000 हो गया, उनको भी 4-5 हजार और एक्स्ट्रा मिलने लग गए हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि आपको रहना हमेशा यूपी के अंदर ही है। अगर आप किसी जॉब में है तो आप इंडिया के अंदर किसी भी अदर स्टेट में जा सकते हैं, यहाँ पर हमेशा यूपी के अंदर ही रहेंगे। आपको जो लेडीज है उनको ML वगैरह भी मिलती है, ML तो सभी को मिलती है, मेडिकल लीव तो सभी को मिलती है। बाकी जो लेडीज रहती है उनको बच्चों के लिए लीव भी, मैटरनिटी लीव होती है, पैटर्निटी,
हाँ, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी तो पेरेंट्स की होती है। बाकी आपका मेडिकल भी फ्री रहता है। मेडिकल में ये रहता है कि आप पहले अगर आप कुछ हो जाता है आपको इन केस, भगवान ऐसा ना करे, तो आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो भी आपका खर्च हुआ है, सॉरी, उस खर्च को आप वापस अप्लाई करेंगे और उस का जो भी आपका मनी आपका खर्च हुआ है वो मनी आपको रिफंड हो जाता है। तीसरा आपका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या रहता है कि आपका लीव इनकेसमेंट है। जनरली क्या होता है कि समर ब्रेक और विंटर ब्रेक पहले हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता, अब उसको ईएल में जोड़ते रहते हैं। तो ईएल क्या होती है, वो ईएल आपकी इकट्ठी होती रहती है ड्यूरिंग योर सर्विस। वो ईएल आप अगर आपकी 300 के ऊपर है तो आप उनको यूज कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 300 ईएल का आपको लीव इनकेसमेंट मिलता है जिस दिन आप रिटायर होते हो उसकी सैलरी के अनुसार। यदि आपकी लास्ट सैलरी मान लीजिए 2.5 लाख या 3 लाख है, उसके अनुसार आपको पूरे 1 ईयर का लीव इनकेसमेंट मिलता है। मेडिकल बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया। बस एक जो ड्रॉबैक थोड़ा सा अगर है वो ये है कि ये ट्रांसफरेबल जॉब है, वो भी यूपी के अंदर। जैसे मान लीजिए आप रहने वाले हो गाजियाबाद के, और तो आप क्या चाहेंगे कि भाई मुझे गाजियाबाद में मिल जाए, तो आपको गाजियाबाद में कभी नहीं मिलेगी ज्वाइनिंग। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यूपी के अंदर ये जो जॉब आती है राजकीय सेवा में आती है, और राजकीय सेवा में कभी भी आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकते। ये नियम है, कोई भी राजकीय कर्मचारी कभी भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता। तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो कभी अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएगा, पहली ये ड्रॉबैक है। दूसरा ये है कि ट्रांसफरेबल जॉब है, और ट्रांसफर भी आपका लगभग 3 से 5 साल के बीच में एक बार होता है। जैसे मान लीजिए आप मुजफ्फरनगर में है किसी कॉलेज में, 3 साल के लिए आप या 5 साल के लिए आपका हो गया, तो लगभग 5 साल बाद आपका एक बार ट्रांसफर होगा। हो सकता है आप किसी अदर शामली में चले जाओ, या हो सकता है आप मुरादाबाद में चले जाओ। तो इस तरह के ट्रांसफर वाली प्रॉब्लम है। कभी कभी कुछ ऐसा भी देखा है कि वो लोगों को पूर्व साइड में भेज दिया गया, या पूर्व वाले को इधर वेस्ट में भेज दिया गया है। ऐसी भी कुछ चीजें हैं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर कैसी वैकेंसी है। तो बस एक थोड़ा सा जो मतलब मैं लोगों से फीडबैक लेता हूँ, जो मुझे पता चलता है, एक ट्रांसफर वाला प्रॉब्लम है। वो भी तब हम फील करते हैं जब आप थोड़ा सा, आपकी फैमिली हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, पेरेंट्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, तब आपको थोड़ा सा महसूस देगा कि यार मैं अपनी बच्चों को कहाँ पे पढ़ाऊँ, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन तो एक जगह चलानी पड़ेगी आपको अपनी। तो तब आपके साथ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज ओके, और आप आराम से बाकी ज्वाइन एक करेंगे। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है, सर तो खैर अपना एक्सपीरियंस बेस्ट बता ही रहे हैं क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं, बट जो मुझे बाहर से भी लगता है एक प्लस पॉइंट सबसे बेस्ट, वो ये है कि मेरे अकॉर्डिंग तो पर्सनली टीचिंग जॉब मतलब अपने आप में एक बहुत ही सही जॉब है। क्योंकि सबसे बड़ी क्या, इसकी जगह पे अगर आप एई वगैरह देखेंगे ना, एई या जेई, तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू पब्लिक डीलिंग। और यस, पब्लिक डीलिंग में हर तरह के केस हो जाते हैं कई बार। ठीक है, ये बहुत सेफ जॉब है हर एक के लिए, क्योंकि आपको बच्चे को देना ही, और ऑलवेज सामने से रिस्पेक्ट ही आनी है। मतलब 99% तो यही मान के चलें, है ना। तो मेरे को तो मतलब मुझे लगता है कि टीचिंग तो खैर नोबल जॉब है ही है। और जैसे सर का भी, अगर आपका भी दूसरा जैसे ऐसा है कहीं ना कहीं आपकी भी लाइफ मतलब बिहेवियर में कि हाँ आपको गाइड करना अच्छा लगता है, तो शायद इससे कंफर्टेबल क्या ही माहौल होगा। जो हो बिल्कुल। तो सर टाइमिंग आपका फिक्स है, 9 से 3 का टाइमिंग है। तो ये समर हो विंटर हो, आपका 9 बजे से आपको जाना है, 3 बजे आपको आ जाना है। तो 9 से 3 का टाइम भी बेस्ट है। छुट्टी बहुत है आपके पास, सारी गवर्नमेंट हॉलीडेज जो आती हैं वो सब अवेलेबल आपके पास हैं। प्लस आपकी जो ईएल एमएल है और सीएल है, वो आपकी इवन सीएल जनरली क्या होता है, जब हम लोग प्राइवेट में होते थे हमारी सीएल खत्म हो जाती थी और हमारी एलडब्ल्यूपी लगती थी। लेकिन जब से हम यहाँ पे आए हैं मेरी सीएल ही खत्म नहीं होती। मतलब मेरी एवरी ईयर पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ मेरी 5-6 सीएल लैप्स हो जाती हैं, ले नहीं पाते क्योंकि छुट्टी इतनी मिल जाती है बीच में, तो कहाँ ले सीएल को जबरदस्ती क्या करेंगे लेके। घर पे बैठने से तो बढ़िया है कि कॉलेज में जाके कुछ काम ही कर लें। बहुत तो अच्छा इसलिए है। छुट्टी बहुत है। छुट्टी आपके पास कोई मतलब अगर किसी का मन है कि मैं घूमना चाहता हूँ तो वो घूमेगा आराम से पूरे जीवन में, अगर उसका हो जाता है बिल्कुल। तो काफी छुट्टी आपके मिलेंगी आपको आपके परिवार के साथ प्रिंसिपल रहने सुन के लिए। रहे हो आपका ये मोटिवेशन तो आपकी छुट्टियां नहीं सर, जो नेचुरल है वो नेचुरल है। हाँ वो ऑब्वियस तो सी बात है। वो तो सर बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल, का नियम है, प्रिंसिपल सर को भी यही छुट्टियां मिलती हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल बात बिल्कुल। है। है ना सर। बढ़िया तो आप बढ़िया। मतलब परफेक्टली आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। और हाँ, साथ में बुक्स वगैरह लिख सकते हो आप। जैसे अगर कोई बुक लिखने में इंटरेस्टेड है तो आप बुक लिख सकते हो हिंदी में। और अभी तो आपको पता भी होगा एआईसीटी, जो आप हिंदी में बुक लिख रहे हैं हिंदी या किसी अदर लैंग्वेज में, एआईसीटी ने अभी निकाला हुआ है कि 22 लैंग्वेज हैं जो इंडिया में यूज होती हैं। उनमें यदि आप किसी भी टेक्निकल बुक की राइटिंग करते हो तो वो आपको एनुअली अवार्ड भी करती है। यदि आपकी बुक सेलेक्ट होती है तो आपको उसका कुछ अवार्ड मिलता है, प्लस कुछ सम अमाउंट ऑफ मनी मिलती है। तो इस तरह की आप एक्टिविटी इन्वॉल्व कर सकते हो। और इवन सिलेबस क्या होता है, हर 3-4 साल में चेंज होता है। तो आप हर 3-4 साल में यदि आपका लिखने में इंटरेस्ट है तो आप बुक लिखो, तो आराम से आप रॉयल्टी उसकी कमा सकते हो। तो मतलब जो हमारे यहाँ पे सीनियर लोग हैं वो काफी अच्छा मतलब, हम तो भी खैर जूनियर है काफी, तो हमारे यहाँ जो सीनियर है वो एनुअली उनका मतलब 5-6 लाख तो उनका रॉयल्टी आ जाती है, क्योंकि बुक इतनी सारी हो गई है। 20-20, 25-25 सब्जेक्ट की बुक वो लोग लिख चुके हैं जिनका इंटरेस्ट है। तो 5-6 लाख तो रॉयल्टी से वो लोग अर्न कर लेते हैं। तो डिपेंड ये करता बहुत है कि आप अच्छा किस पॉइंट तरह है से सर, चीज़ों को। क्योंकि ना बच्चों को ये लगता है कई बार कि यार गवर्नमेंट जॉब जाके तो सब कुछ कांस्टेंट हो जाना है। जी तो नहीं नहीं, कई ऐसा नहीं, अगर आप ये मेहनती एक हो बहुत तो अच्छा आप अर्न कर सकते हो बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये अच्छा सर point है। कपिल सर, एक बात और मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब जैसे कि ये बच्चे का कुछ बच्चे मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो आई थिंक बीटेक हैं, तो मतलब जी। कुछ फर्दर स्टडी के लिए भी कुछ स्टडी लीव वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल मिलता है। देखिए अच्छा। आपको एमटेक करने के लिए लीव मिलता है, लेकिन उसके लिए बस क्या है कि आपको IRDT के जो डायरेक्टर हैं, वो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं जो कानपुर में बैठते हैं, वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और यदि आपको वहां से परमिशन मिल जाती है तब आप अपने कोर्स वर्क के लिए जा सकते हो, जिसका आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। पहला केस तो ये है। दूसरा, यदि आपके संस्थान में उतना संभव नहीं है, यानी स्टाफ थोड़ा गवर्नमेंट में कमी है, जैसे अभी भी आप सेलेक्ट हो भी जाओगे, अभी भी यूपी के अंदर वैकेंसी बहुत खाली है, स्ट्रेंथ को देखते हुए अभी बहुत वैकेंसी खाली है। हर इंस्टीट्यूट में मान के चलिए, हर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 2 या 3 फैकल्टी हैं बस, तो हर सभी के ऊपर काफी लोड है ऑलरेडी पहले से ही। तो ऐसी स्थिति अगर आपके इंस्टीट्यूट में है तो आप अपनी ईएल का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपकी क्लास जनरली क्या होती है कि आप अगर पार्ट टाइम एमटेक आप कर रहे हो तो आप 2 या 3 दिन आपकी क्लास चलती है, तो आप अपनी ईएल लो और जाके क्लास करके आ जाओ। तो ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, या एग्जाम देने जाते हैं ईएल लेके भी वो लोग जा सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो जिससे कॉलेज का यानी इंस्टीट्यूट का आपके काम भी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका जो हायर स्टडीज है उसमें भी आप लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो। बाकी प्रोसेस उसका ये है एग्जैक्ट कि आप अपने डायरेक्टर से जो कानपुर में बैठते हैं वहां से परमिशन लेनी होती है उसकी। ठीक ठीक। सही है। ये राहुल सर कुछ बताइए। नहीं कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो मतलब सर लोगों ने इतना टाइम दे दिया यार, बहुत है। मैम ने टाइम दे दिया, सभी की फैमिली पीछे से लगे हैं सब लोग कि बस बस करो, आज आज ये नाइट भी क्लासेस चल रही हैं। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच सर। सर भी मैम भी आई हैं, लेकिन उनका कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, नहीं तो उनसे भी जान लेते प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि वो एक्चुअली में थोड़ा पहाड़ों में जॉब कर रही हैं, तो हाँ वहाँ की वहाँ पे डिफरेंट अलग प्रॉब्लम्स वहाँ के होती हैं। अलग माहौल होगा, बिल्कुल सर। तो अनिमा मैम शायद जुड़ गए, वो शायद आवाज जुड़ आ रही गई है आप हैं लोगों को? अनिमा मैम, मैम जुड़ आवाज आ गई। रही है आपको? मेरे को लग रहा है वॉइस का इशू आ ही रहा है शायद वहाँ। खैर कनेक्ट तो कर रही है ऑडियो, देखते हैं, नहीं तो लास्ट एक उनसे भी बच्चा सुन सर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कि टीचिंग जॉब हाँ वो क्यों वही करना पूछ चाहते रहा हो? है कि उसका तो कोई सिंपल सा ही आंसर है। वो ये पूछ रहा है कि हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप टीचिंग जॉब क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसका तो मेरे ख्याल से सिंपल ही आंसर है, कुछ भी आंसर दे सकते हैं आप अपनी रिलेटेड टू, है ना? तो नहीं, रिलेटेड टू अपना इंटरेस्ट बताइए ना। जैसे हम टीचिंग को सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है। भाई आप किसी लॉयर के पास जाओगे, लॉयर क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप लड़ो, आप केस करो। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हो वो क्या चाहता है कि आप बीमार पड़ो। ठीक है, तभी तो उसका घर चलेगा। ठीक है, तो इसलिए टीचिंग क्या है कि एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें कि आप अपने मतलब सोसाइटी के लिए सबसे बेस्ट काम कर रहे हो, सोसाइटी को बिल्ड कर रहे हो, सोसाइटी को अच्छा बना रहे हो। तो सबसे बेस्ट कारण तो यही रीजन तो यही है कि मैं सबसे नोबल वर्क जिसको माना जाता है उसके लिए कर रहे हैं। और इसमें हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा ये इस तरह का काम करे। कोई ये नहीं चाहता पेरेंट कि मेरा बच्चा जाके लड़ाई करे और मैं वकील के पास जाऊं। वकील के पास आदमी मजबूरी में जाता है, डॉक्टर के पास आदमी मजबूरी में जाता है, लेकिन टीचर के पास सब खुश होके जाते हैं। तो नोबल हाँ खैर प्रोफेशन है, देखो, सबसे बेस्ट रीजन मतलब इसका ये। अभी तो ये सब चीजों के बारे में मत सोचो यार। तुम लोग अभी बस एक कंपटीशन का एग्जाम इंटरव्यू, उस इंटरव्यू को क्रैक करने है ना। मेरे ख्याल से वो तो सिर्फ तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए चीजें हमने बताई, है ना? हाँ शिवानी कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? शिवानी। अच्छा ठीक है। चलो। मैम का ऑडियो, हाँ मैम मैम का ऑडियो। अनम्यूट करो। उनका ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा है शायद, होती है प्रॉब्लम ना, और खासकर पहाड़ में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये गाँव में। सिग्नल की प्रॉब्लम है। चलिए खैर, मेरे ख्याल से मेन मेन जो है मैम को दोबारा कनेक्ट कर लेंगे हम लोग किसी और सेशन में। ठीक है, तो इस बीच बच्चों आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के दौरान, एक हफ्ता मैंने जैसे बोला, इस प्रिपरेशन के दौरान भी अगर कोई इशू आता है या कुछ आपको डाउट होता है, तो वो ग्रुप आप लोगों का इसलिए बनाया हुआ है, ठीक है ना? वहाँ ग्रुप में क्वेश्चन भेजेगा, हम सर को वो क्वेश्चन भेज के आपको आंसर, अगर उनसे रिलेटेड होगा तो वो बता देंगे, हमसे रिलेटेड होगा हम बता देंगे। ठीक है, बट अपना वेल प्रिपेयर्ड रहो। और दूसरी बात सर, एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे भी बताऊंगा, कि मतलब पूछना चाहूंगा कि इनको बता दें कि जैसे बच्चा जब किसी एक इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन करता है ना, तो मे भी हो सकता है इनके कोई और पेपर्स भी हों आसपास, ठीक है बिल्कुल। ना? उसको कैसे मेंटेन करे, या वो टाइम का मतलब बैलेंस, मतलब पूरा इसी में झोंक दे अपने आप को, या उसको मेंटेन करके चले? मेरे हिसाब से तो खैर आंसर कुछ और है, आप बताएं पहले। देखिए सर, अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं दूसरे एग्जाम की, तो हम्म। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, कॉमन ही तैयारी है, आप करते रहिए कंटिन्यू। यदि कुछ बिल्कुल। बच्चे हो सकता है बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो,
तो चूंकि अभी इंटरव्यू आपका आने में लगभग मई के आसपास, जैसे अभी टेंटेटिव डेट बताई जा रही है कि मई के आसपास इंटरव्यू होगा, तो आप तैयारी अभी से कर दीजिए, डेली 1 घंटा 2 घंटा इसके लिए प्रिपरेशन अपनी कर दीजिए, जो जो आपके अंदर कमियां हैं, क्योंकि जो आपको अपना पता है कमियां, जैसे भी शिवानी ने बताया कि भाई मेरी वॉइस थोड़ी स्लो है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे के लिए आप डेली वर्किंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इतना आप कर सकते हो, बाकी जैसे इंटरव्यू का टाइम पास आ जाएगा तब आप इसके ऊपर थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, टाइम इसके ऊपर 2 या 4 या 5 घंटे इस तरह से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जी, कुछ पूछना चाहते हैं बच्चे? सर मॉक के लिए कैसे प्रिपरेशन करें जो नेक्स्ट वीक होना है? अच्छा। मॉक के लिए, हाँ मॉक के लिए देखिए, जो आपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, पहले तो आप अपने सब्जेक्ट्स तैयार कर लीजिए, किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो आपको सेलेक्ट करना है। 4 या 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी आपने कंफर्टेबल सेलेक्ट करने हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करिए आराम से। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो जो कि टेक्निकल ना हो, अगर मान लीजिए नॉन टेक की तैयारी कर रहे हो किसी अदर एग्जाम की, तो साथ में उसको भी फोकस करिए, बीच में उसी हिसाब से इसको पढ़िए 1 घंटा या 2 घंटा। और यदि आपकी दूसरी प्रिपरेशन भी टेक्निकल है, तब तो जितना भी टाइम पढ़ना है इसी को पढ़िए, इसी को अच्छे से पढ़िए। अपने जो एक्स्ट्रा आपके पर्सनैलिटी वाले पार्ट हैं, जैसे वॉइस, आपका वॉइस लेवल हो गया, उस पर थोड़ा काम करिए, है ना। या इसके अलावा आप जब बैठते हो 2-4 लोगों के साथ बैठ बैठ के बात करिए, और उनसे देखिए कि आपका जो वॉइस आ रही है वो कितनी तेज है, वो लोग कितना सुन पा रहे हैं, क्या सबको कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी आप इनकी तैयारी कर सकते हो ड्यूरिंग दिस वीक, जो आप मॉक से पहले की तैयारी करना चाहते हो। एक्चुअली अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्टली हम एमसीक्यू पे ध्यान देते हैं, बहुत मतलब जो थियरी होती है उसमें डीप में नहीं जाते, या फिर उसके नहीं मतलब नहीं नहीं, मुझे थोड़ा रिवर्स लग रहा है। एमसीक्यू आप तभी कर पाओगे जब आप थ्योरी डीप में पढ़ चुके होगे। सर देखो एक्चुअली मैडम, जी जी बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली हम जानते तो हैं, लेकिन उसको कम वर्ड्स में किसी के सामने एक्सप्लेन करना, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सप्लेन करना, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मतलब इंटरव्यू नहीं दिया है तो शिवानी, उसे इस चीज पे मैं एक चीज बताऊं आपको। पहले तो इस चीज का भरोसा रखो कि आपको नॉलेज ठीक ठाक है, ठीक है, बेसिक नहीं, आपको थोड़ा अच्छा पता है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस हम भी इतने समय से देख रहे हैं, कोई इशू नहीं है। वो इशू नहीं है। इशू क्या है, सिर्फ जो आप कह रहे हो ना कि सिस्टमेटिक डे में एक्सप्लेन करना, तो इशू ये वो रहेगा अपने आप को एक्सप्लेन करना, मतलब किसी कंसेप्ट को समझाने का। तो उसके लिए ना बेस्ट तरीका वही है, जब आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हो ना, तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सर ने बताए जो उनसे क्वेश्चन पूछेगा, या आपको जो लगता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वो टीचिंग प्रैक्टिस जो बताई ना, वो आपके लिए काफी बेस्ट होगी, क्योंकि उससे आपको दो फायदे हो रहे हैं। एक, आपको एक्सप्लेन करना आएगा कि मैं, ये कंसेप्ट है, मुझे एक्सप्लेन कैसे कैसे करना है, ठीक है। चाहे आप किसी को बिठा लो सामने, या उसका वीडियो बना लो अपने बिल्कुल मोबाइल से, कुछ भी ऐसा कर सकते हो, मोबाइल से वीडियो किसी को दिखा सकते हो, यार तेरे को समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो एक वो हो गया। दूसरा, टीचिंग करने के दौरान आपका वॉइस वाला प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा, क्योंकि आप जब टीचिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको बोलना ही तेज होता है, ठीक है ना। तो शायद एक्चुअली वाला प्रॉब्लम भी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा कि हाँ यार अपनी बात को कैसे बताना है। एक्चुअली सर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मतलब बचपन से लेके कोशिश कर रही हूँ, हुआ ही नहीं मेरे से। कोई बात नहीं, वो स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना सिर्फ जैसे आप अभी आप बोल रहे हो तो हमें सुनाई दे रहा है ना, इतना ही माइक तो पास चाहिए। में है हाँ, इसलिए उसको शायद। बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, मतलब उसके लिए अगर आप कोई बोले भी कि आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, तो बोलना सर वो बाय बर्थ मतलब ऐसा ही है मेरा कम्युनिकेशन, बस ये है कि ऑडिबल होना चाहिए, दैट इज द मेन रीजन, कि ऑडिबल होना चाहिए, बस इतना ही कह रहे हैं हम लोग। ये नहीं कि जबरदस्ती आपको चिल्लाने ही चिल्लाना है हाँ, अभी। चिल्लाना नहीं है बिल्कुल। हाँ सर वही। वो तो चिल्ला, ऐसा है अरे कि उसको उसको निगेटिव। मतलब इतना स्ट्रेसफुल मत लो। देखिए, जो आपका रूम होगा वो परफेक्टली इंसुलेट, परफेक्टली एयर कंडीशनिंग रूम होगा जिसमें आप इंटरव्यू दोगे। बाहर से कोई नॉइज की आवाज नहीं आपको होगी, कुछ भी नहीं होगी। अगर वहां पर इवन पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है रूम के अंदर, अगर आप थोड़ा भी बोलते हो ना, जो आपकी वॉइस आपके लेवल बता रहे हो, थोड़ा भी जी आप सर। बोलोगे तो सुनेगा। तो ये आप मन से निकाल दो, बस थोड़ा प्रैक्टिस और अच्छे से कर लो, जिससे कि कम ना लगे, मतलब अपनी तरफ से कुछ कम ना हो, जो आपको अंदर कमी महसूस हो रही है वो कमी ना लगे, सर उसको इंप्रूव मुझे कर लीजिए। बाकी वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस अब रहेगा। मैं तो ये कहूंगा शिवानी कि जी इसको सर। ना, इसको दिमाग से भी मैटर ये थोड़ा सा कम कर देना। कहीं तुम इसी मैटर के साथ चलते रहे कि मेरी आवाज आ रही हो नहीं आ रही होगी, आ रही होगी नहीं आ रही होगी, तो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन से हटके इस पे ही चला जाएगा। तुम सिंपल अपना, क्या पता तुम्हें लगता हो कम आ रही हो, वो सही होती हो सामने से बैठ के, अगर हम सामने बैठे होते तो बता देते, ठीक है ना। अभी माइक से हमें भी आइडिया नहीं उतना आ रहा है, लेकिन ये समझ लो कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, आपने कुछ जवाब दिया, उन्होंने कहा कि थोड़ा तेज बोलेंगे, आप ऑडिबल नहीं है, तो बस उसी टाइम हल्का सा पिच ऊपर कर दो, खत्म। तो वो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा कि इनको कोई नहीं मेंशन कोई नहीं करना कोई नहीं, पड़ा? देखो उनकी भी मतलब उनका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ ये हो सकता है कि यार ये क्लास में तेज बोली क्या बहुत ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन, डरा डरा, ये नहीं दिखना चाहिए ना।
आप अपना कॉन्फिडेंटली अपना आंसर दें। अगर वो बोलते हैं कि थोड़ा सा आप तेज बोल सकते हैं तो थोड़ा तेज बोल दें बस। मतलब जैसे जनरली तेज बोलते हैं, हल्का सा पिच को रेस कर लिया बस, दैट्स इट। इससे ज्यादा मतलब इसको मैटर वो मत बनाओ, नहीं तो ये दिमाग में रह जाएगा फिर। कोई इशू नहीं है, सब सही है, कोई इशू नहीं है। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा है। मैम का माइक ही कनेक्ट नहीं हो रहा है अब वो फ्रस्ट्रेट पता नहीं क्या हो गया। हेलो। हाँ हो गया कनेक्ट मैम, सही है। मैंने कहा वो मेरे साथ भी इश्यू था कि मुझे भी बोला गया था आपकी आवाज नहीं आ रही, बस जिस समय उन्होंने कह दिया आवाज नहीं आ रही तो आप लाउड बोल दो। आपको लगेगा बहुत लाउड बोल रहे हो लेकिन उनको नॉर्मल आता है वो आवाज। हाँ तो बस यही मैं कह रहा हूँ, इतना सा मैटर है वो सेकंड्स का, कि आपको बोला कि आपकी आवाज नहीं आ रही तो आपने लाउड बोल दिया, बस खत्म। रेस करना है मैम वो ड्रेस कोड पूछना था। ड्रेस कोड ना, आयोग में ज्यादातर साड़ी चलती है, जो मतलब साड़ी। आयोग में ना। लेकिन मैं तो खैर सूट पहन के गई थी और हमारे साथ काफी लोग सूट वाले ही थे। ओके। तो कौन सा प्रेफर वैसे कर रहे हैं? आयोग का तो ड्रेस कोड है, यूपी का मुझे नहीं पता यूपी का क्या है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड आयोग में पीसीएस में तो खैर साड़ी ही है, अदर सर्विसेज में साड़ी, लेक्चरर जो होते हैं ना ये 12th वाले जो, उसमें भी साड़ी ही है। हमारे यहाँ थोड़े कुछ लोग वो पहन के सूट पहन के थे, मैं भी सूट ही पहन के गई थी, बट साड़ी पहन सकते, कॉन्फिडेंट होने चाहिए बस। अब मतलब वही ना रहे कि बस अब कैसे लगी साड़ी है क्या लगी, प्रेफरेबल है। साड़ी प्रेफरेबल है प्रेफरेबल होती है और पहनना तभी अगर कंफर्टेबल हो। अगर उसी में ही नर्वस रहोगी तो मत पहनना, है ना। मेन चीज है आपका कंफर्ट है, लेकिन बिल्कुल। हाँ टू लुक गुड इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू। बस यही है। अच्छा हमने बाकी सबसे ये बात कह ली थी, तो लास्ट मैम आप भी लास्ट गाइडेंस दे दो। अब बड़ी मुझसे माइक खुला है आपका, कि लास्ट क्या है इनको। हो गया था फोन ना एक्चुअली। हाँ कोई इशू हाँ नहीं है, कोई इशू नहीं। किस में गाइडेंस दूं सर? मेन हम लोग ये जो लास्ट डिस्कशन किया था कि जॉब में आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपको, अच्छा हाँ एज अ लेडीज के एस्पेक्ट पे भी आप बता सकते हैं कि यहाँ इस जॉब प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जॉब प्रोफाइल तो टीचिंग की हमेशा से, मतलब ये तो कहा ही जाता है कि लड़कियों के लिए सबसे अच्छी जॉब टीचिंग है। पर हाँ जैसे हम उत्तराखंड में बहुत दूर दूर रहते हैं फैमिली से, तो वो तो इश्यूज आते ही हैं वो तो खैर, वो तो कोई जैसे डीआरडीओ भी ज्वाइन करता है उसका भी पहले दिन से वही इशू है कि दूर हो गया, वो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं मतलब जो मेरा पर्सनल है वो यही है कि उत्तराखंड में बहुत इंटीरियर में है, फिर फैमिली बहुत दूर है, आने जाने कन्वेंस का इश्यूज रहते हैं यहाँ पर। तो हम्म फैमिली के साथ तो इश्यूज होते ही हैं, वो तो खैर हर जॉब में होंगे। हम्म। अगर आप शहर में नौकरी नहीं कर रहे हो, अगर आप उन लकी लोगों में नहीं हो जो शहर में नौकरी नहीं कर रहे हो, तब बहुत इश्यूज हैं कि बच्चों को स्कूल कहाँ डालोगे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो ये सब दिक्कतें तो आती हैं। पर वो तो सेकेंडरी, हो तो बात की बात है, वो तो ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप बाद में जॉब छोड़ दो दिक्कत आ रही तो फिलहाल तो आपको जॉब चाहिए ना। हाँ तो सही वो बात है। चीज आपको शो भी नहीं करनी है, आपको तो बस ये है, बस मुझे तो समाज के लिए काम करना है, अपने लिए करना है, और ये सब नहीं सही है, सही है। तो मेरे है ना। हिसाब से बच्चों लगभग सबके डाउट्स हमने यहाँ पे क्लियर कर ही दिए होंगे। अगर मैंने जैसे बोला कि स्टिल कुछ रह जाएगा तो आप लोग ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, मैम या सर को हम लोग जो है वो आपके डाउट जो भी रिगार्डिंग जो भी होगा वो भिजवा देंगे। फिर मॉक इंटरव्यूज की जो भी डिटेल होंगी वो आपको सब बता दी जाएंगी ऑन द ग्रुप। तो एवरीवन सेटिस्फाई? चलिए तो मेरे ख्याल से सी ऑफ करते हैं सर। हाँ सर कुछ कहना चाह रहे हैं कपिल सर? नहीं सर, बस ये लास्ट में सर ने बोला था ना बच्चे की, फिर मेरे बीच में नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो बच्चों को सभी को ऑल द बेस्ट, सभी लोग तैयारी करें और मन से कोई भी डर अगर आपके अंदर है उसको निकाल दें। सबके साथ ऐसे ही होता है, डर सबको लगता है। डर मन अपने अंदर से किसी भी तरह के डर को निकाल के पढ़ाई करो, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वही है। तैयारी करें, अपने पूरा टाइम दें उसको, तो आप लोगों का सभी का सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। चलिए। मैं भी थोड़ा सा ऐड कर लूं सर। हाँ हाँ बिल्कुल मैम। मेरे को लगता है कि जब आप रूम के अंदर चले गए हो ना, तो प्लीज ये मत सोचना कि बस आज ही मुझे यही जॉब चाहिए और कुछ है ही नहीं। जहाँ जिस दिन ये आ जाएगा दिमाग में बस यही है लास्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है, वहां वो इंटरव्यू नर्वस तो हो ही जाएगा और बेकार हो जाएगा। अगर आप इस एटीट्यूड से जाते हो कि ठीक है बहुत है, ये नहीं है तो बहुत कुछ है आगे भी है, तो वहां पे आप उतने ही कूल हो जाते हो। बिल्कुल। नहीं ये तो मैं आप ओवरऑल भी कह रहा हूँ कि आप लोग मतलब जैसे हमने राजन के लिए बोला या सभी स्टूडेंट्स के लिए कि इट इज जस्ट अ स्टार्ट, ठीक है ना। अभी हो सकता है कंटिन्यू में पेपर बहुत सारे निकले,
इससे कुछ अच्छे जॉब वाले भी निकले, कुछ तो आपके पास चॉइस हो तो वो तो और भी अच्छा है आगे जाके। ठीक है, तो अपने प्रिपरेशन मोड में रहिए, कंटिन्यू रहिए, वन ऑफ द एग्जाम करके दीजिए फिलहाल, तब बाकी चीजें सब, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करंट कंडीशन में ही समझ में आती हैं कि हाँ अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में चीजें प्लान अभी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अनिमा मैम, थैंक यू कपिल सर। ओके सर, थैंक यू। इतना ज्यादा टाइम हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था आप लोगों से लेने का, बट ले दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, थैंक यू। क्योंकि सभी लोगों के अपने अपने फैमिली वर्क भी हैं। चलिए, बाकी आगे हम लोग सर जुड़े रहेंगे, मैम भी सर भी। मैंने कहा हम लोग के इस तरह के प्लेटफॉर्म को भी ला ही रहे हैं कि बच्चों को हम बहुत ज्यादा इस पे कर सके गाइड, सिर्फ रिटर्न तक बात नहीं है, क्योंकि रिटर्न में तो हम लोगों का एक फॉर्मेट बन गया है जिससे आराम से बच्चे पेपर निकाल दे रहे हैं। अब बात इन्हीं चीजों पे आ रही है जिससे वो फाइनल सक्सीड भी हो जाए, है ना। तो इन चीजों के लिए आप लोगों का सहयोग हमेशा से चाहिए होगा। तो चलो, थैंक यू बच्चों, अपनी प्रिपरेशन करो कंटिन्यू, है ना, फिर आगे नेक्स्ट सेशन जिस तरह का होगा उस तरह का प्लान करेंगे। ठीक है, तो एवरीवन गुड नाइट, एंड करता हूँ सेशन। ठीक है, ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। All the best to all the candidates.